चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चल रहे स्टार्ट करिए। ओके, अच्छा तो बिजनेस लॉ में ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो एडवांस पोर्शंस में हम लोग आ चुके हैं, इसमें लास्ट दिन एक स्पेसिफिक टॉपिक में बात हो रहा था। वो टॉपिक था क्या बोलते हैं, टॉपिक का नाम था कॉन्टिंजेंट वॉइड एग्रीमेंट एंड कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड, वॉइड एग्रीमेंट एंड कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बातचीत नहीं हुआ था, तो उसमें आज बात करेंगे। इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारा टॉपिक रिसेंटली डिस्कस मैंने किया। जिन लोगों का हो चुका है वो तो रिवाइज करना स्टार्ट कर दे किताब से, वो वीडियो से। जिनका नहीं हुआ है वो बैकअप ले या फिर बाद में करे, जो भी ठीक है। अच्छा, तो कहाँ 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 वॉइड एग्रीमेंट एंड कॉन्टिंजेंट स्टार्ट करते हैं। आज गला में थोड़ा दर्द है सर, इसलिए थोड़ा धीरे बात कर रहा हूँ। शायद क्लास करते करते तेज हो जाए। कंट्रोवर्सी चाहिए, तेज हो जाएगा। हाँ, आज पता नहीं, आज कुछ, आज दिमाग में कुछ न्यूज नहीं चल रहा है। आ जाएगा शायद बात करते करते। आ ही जाता है। फिर ज्यादा कोशिश करके फायदा नहीं है, जो आना होगा तो आ ही जाएगा। अच्छा, स्क्रीन शेयर है ना सबको? ओके सर, ठीक है। तुम लोगों को दिख रहा है ना स्क्रीन? तो वॉइड एग्रीमेंट्स एंड कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है इसके बारे में आप सबको पता है। कॉन्ट्रैक्ट का, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानते या इससे पहले कभी लॉ का क्लास नहीं किए, उनको बस इतना जानना जरूरी है, किसी भी एंगल से इतना जान लो कि सर कॉन्ट्रैक्ट माने बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मेनली हम लोग बात करते हैं। बट यहाँ पर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बेसिक लेवल कॉन्ट्रैक्ट, सोसाइटियल कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ हो सकता है। जिसमें एक पार्टी ऑफर करता है, दूसरा पार्टी एक्सेप्ट करता है। ऑफर एक्सेप्टेंस में क्या बनता है सर, बोलो? ऑफर और एक्सेप्टेंस में क्या बनता है? एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट। वेरी गुड सर। ऑफर एक्सेप्टेंस पे बन गया एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहे हो? हाँ बोलो। स्क्रीन शेयर गायब हो गया है। हाँ हाँ हाँ, स्क्रीन गायब हो गया है, स्क्रीन नहीं आ रहा है। नेटवर्क इशू है, रीज्वाइन कर। नेटवर्क इशू है तेरा, रीज्वाइन कर, दिखेगा फिर से। गायब और कहाँ हो जाएगा, हम तो वही हैं। हाँ नेटवर्क इशू, देख अब दिखेगा। हाँ आ गया आ गया आ गया। हाँ, ऐसे जब भी होगा रिज्वाइन कर लेना, आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट। कोई किसी को कुछ भी ऑफर करे, है ना? सर कौन सा ऑफर का बात कर रहे हो? हाँ सर, जैसे आप लोगों को पसंदीदा एक ऑफर के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों का पसंदीदा ऑफर एक्सेप्टेंस क्या चलता है? जैसे मानो आप लोगों का पसंद वाला एक ऑफर एक्सेप्टेंस होता है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, है ना? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ऑफर एक्सेप्टेंस चलता है ना, वही पीछे से गुलाब लाके ओल्ड स्टाइल में आज भी चलता है। हाँ, ऐसे पीछे से कोई आके गुलाब दे दिया तो बेसिकली ऑफर कर रहा है। ठीक है, पहले तो बोलेगा विल यू बी माई फ्रेंड, उसके बाद फ्रेंड से थोड़ा दोस्ती और स्पेशल फ्रेंड, फिर स्पेशल फ्रेंड से कभी पता चलेगा कि कोई किसका घर का बीवी बन गया, कोई किसी का घर का दामाद बन गया, है ना? फिर ये जिंदगी का बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, आज से नहीं, चले आ रहे हैं और चलता रहेगा। ठीक है, एनिमल्स का भी प्यार चलता है, इंसान का भी चलेगा। तो बेसिकली वही मेरा पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट इतना है कि जैसे मानो आप किसी को ऑफर कर रहे हो, ठीक है, विल यू बी माय फ्रेंड या फिर विल यू मैरी मी, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो अगला साइड में कोई उसको एक्सेप्ट करता है। तो जैसे एक बंदा ने ऑफर किया, ठीक है, फिर दूसरे बंदे ने एक्सेप्ट किया। अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या बन गया? एग्रीमेंट। ठीक है, और एग्रीमेंट जैसे ही किसी पेपर में आके, अभी नॉर्मली देखो भाई,
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कोई एग्रीमेंट नहीं होता है ना, वो बेसिकली वॉइड है ना, एग्रीमेंट नहीं है बेसिकली वो वॉइड है। ये जो नॉर्मल चलता है, माँ पापा को जाकर भी बोलने से क्या बोलेगा, हम नहीं मानते। क्यों बोलते हैं हम नहीं मानते क्योंकि उसको पता है ये वॉइड है। ठीक है, माँ पापा पे इसलिए वॉइड बोलते हैं, उसको नहीं मानते। ठीक है, कि अपने मर्जी से बच्चे बड़े हो गए तो कुछ भी करोगे। हाँ, हम लोग मर गए क्या, अपने हम लोग पसंद करके तुमको बेहतर से बेहतर लड़का, बेहतर से बेहतर लड़की तुम्हारे लिए ढूंढ के देंगे। सो ये सब दिमाग लगाना बंद करो, पढ़ाई में ध्यान दो। हाँ, सही बोलते हैं माँ पापा, एकदम सही बोलते हैं, दिमाग को ज्यादा मत दौड़ाओ। लेकिन सर वही बात है कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट जब एनफोर्सिएबल लॉ, जैसे मैरिज एग्रीमेंट में मैं एक बात, ऐसे मैरिज एग्रीमेंट हम लोग का मेन डिस्कशन पॉइंट कभी नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग लॉ में बिजनेस लॉ पढ़ते हैं, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी। लेकिन फिर भी मैरिज एग्रीमेंट का भी एग्जाम्पल्स हम लोग को पढ़ाया जाता है, बिकॉज वो भी एक तरह का एग्रीमेंट है, बट वो सामाजिक विषय है, उसका अलग लॉ है, उसको मेनली बिजनेस लॉ टैकल नहीं करता। बट फिर भी उदाहरण देने के लिए कभी कभी दिया जाता है, ताकि स्टूडेंट को बात समझ में आए, पल्ले पड़े, है ना। ऐसे अगर मैं बोलूँ कि तुम किसी दुकान में जाते हो, दुकानदार तुमको कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, दुकानदार तुमको प्रोडक्ट का ऑफर किया, ठीक है, तुमने उसको एक्सेप्ट किया, तुम्हारे साथ दुकानदार का एग्रीमेंट बना, फिर सर एग्रीमेंट का इन्फोर्सिएबिलिटी कैसे डिपेंड करेगा। सर वो जैसे आपको इनवॉइस लिख के देता है, ठीक है, इनवॉइस देता है ना, बिल देता है ना, वही बिल ही है सर, वो बिल ही आपका एग्रीमेंट बन जाएगा, माने बेसिकली एनफोर्सिएबल बाई लॉ हो जाएगा। ठीक है, जैसे मानो तुम बड़ा बाजार जाते हो, बड़ा बाजार में ना तुमको ना बड़े, चलो बिजनेस स्टाइल बात करते हैं, बड़ा बाजार में तो बिजनेस में बात करते हैं। बड़ा बाजार में जाते हो, बड़ा बाजार में सपोज कपड़ा खरीदने जाते हो, ठीक है, देयर इज अ एरिया नोन एज कलाकार स्ट्रीट, ठीक है। और सच बोलो तो स्ट्रीट का नाम कलाकार स्ट्रीट है, लेकिन वहां पर सब एक एक कलाकार है एक से बढ़कर एक कलाकार मिलेगा। कभी अगर जाए ना, ऐसे पसंदीदा बहुत चीज आपको मिलेगा। नॉर्थ इंडियन स्टाइल थोड़ा ज्यादा मिलता है उधर, ठीक है। लाइक अगर आपको लहंगा लेना है, ठीक है, सपोज आपको नॉर्थ इंडियन स्टाइल साड़ीज लेना है, सलवार सूट्स लेना है, शादी के लिए वो चूड़ी का जोड़ा होता है या नॉर्मल, ठीक है, जो भी चाहिए आपको, फैंसी फैंसी आइटम बहुत सुंदर सुंदर मिलता है, इवन शोरूम से भी सस्ता दाम पे मिलता है। ठीक है, ये जैसे मान्यवर बोल के एक है ना सर, मान्यवर एंड मोहे। तो मान्यवर मोहे में लहंगा या फिर लड़का लोगों के लिए जैसे मानो क्या बोलते हैं उसको, शेरवानी पजामा जो भी होता है, कुर्ता, तो उससे भी तुमको अच्छा क्वालिटी का चीज, इवन बेटर डिजाइन का चीज तुमको कलाकार स्टेट में मिल जाएगा। लेकिन एक चीज है, दाम करना आना चाहिए। अगर दाम करना आ जाए ना सर, आप बेहतर से बेहतर चीज आप वहां से लेके आ सकते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, सीरियसली, इवन बिजनेस सर भी कर मतलब सकते हैं। मम्मी को लेके जाना होगा। हाँ ऑब्वियसली, लड़की लोगों को लेके जाओ जिसको जानकारी हो, ठीक है जिसको नॉलेज हो, बिल्कुल लेके जाओ, माँ को लेके जाओ, दीदी को लेके जाओ, ठीक है जिसको लेके जाना है, गर्लफ्रेंड को लेके जाओ, ठीक है। लेकिन पता होना चाहिए, अगर अगर आपको नॉलेज हो ना कि क्या दाम हो सकता है, मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूँ एक सिंपल चीज। मैं एक बार ऐसे सर्वे किया था, तो मेरे को पता चला कि मैंने मुहे पे किया, ठीक है, तो मुझे में मैं पूछा कि लहंगा का प्राइस, तो वो लोग बोले स्टार्टिंग है 27,000, जीएसटी वीएसटी लगा के मोटा मोटी 35,000 मिनिमम उनका रेट है, ठीक है, मिनिमम, ठीक है, वो भी वेलवेट का चीज, वेलवेट कपड़ा का। फिर धीरे धीरे मैं थोड़ा सा मैं बोला इससे बेहतर, तो जैसे ही उससे बेहतर पूछा, तो फिर बेसिक कपड़ा ऐसे थोड़ा सा उसका मैंने ओवरऑल लुकिंग सही दिखाता है वो लोग, मैंने ऐसे ब्रांड है तो डिजाइनिंग वाइज आपको पसंद आएगा, बट कपड़ा वाइज मैं देख रहा कि मेरे को, मैं जब बड़ा बाजार से कंपेयर किया, तो मैंने देखा कि कपड़ा में तो बड़ा बाजार बहुत आगे है। हाँ हो सकता है कि बड़ा बाजार में कुछ कुछ डिजाइन आपको एकदम बेकार लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हर तरह का चीज मिलता है। लेकिन मोहे वगैरह में ना लिमिटेड डिजाइन है, और उसी में तुमको 50,000, 60,000, फिर 1 लाख 1.5 लाख तक का कुछ आइटम दिखाएगा, फिर उसके बाद वो बंद हो जाएगा। लेकिन बड़ा बाजार में तुम जाओगे कलाका स्ट्रीट साइड में, वहां पर तुमको 5,000 से लेके वो लोग तुमको 15 लाख का भी चीज दिखा देगा सर, बहुत वैरायटीज है। बस वही मैं बोला ना आपको, आपको बस समझना। लेकिन सर एक चीज क्या है, हाँ एक दुकान में, हाँ मतलब एक दुकान में ही वैरायटीज मिलेगा, अब तुमको कितना दुकान मिलेगा। बिजनेस करना है, शादी के लिए लेना है, फंक्शन में पहनना है, हर तरह का चीज मिलता है। कपड़ा के लिए तो एकदम स्वर्ग है स्वर्ग। ठीक है ना, पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि जब तुम जाते हो तो ज्यादातर केस में दुकानदार लोग नॉन बंगालीज, मारवाड़ी होते हैं। मारवाड़ी लोग पर्सनली मत लेना, मैं एक स्टाइल दिखाऊंगा,
स्टाइल कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। अरे मतलब वो लोग बंगाली तो बोलता है लेकिन उनका बंगाली का थोड़ा टोन अलग होता है, ठीक है। तो माने ऐसे पूछ कोई बंगाली कस्टमर देख के वो लोग समझ जाएगा, ठीक है। तो तुम बोलोगे अरे दीदी आसेन आसेन, ठीक है। हाँ, फिर बोलेगा बोसेन बोसेन ना, अरे एकदम बोसेन। हाँ, फिर उसके दुकान में जो काम करते हैं बोलेगा ए नंटू, ए दीदी के लिए लस्सी ला। हाँ दीदी लस्सी पियेंगे, ये चाय कॉफी। बोलेन बस बोलेन की दिखावो, बोलेन की दिखावो, बोलेन एक से बढ़कर एक आइटम दिखावे ना। शादी में পড়বেন आज সবাই एकदम एक बट एक दारुण बोलबे, दारुण बोलबे, ठीक है। तो फिर तुम बोलेगा कि मेरे को ये दिखाओ, आप जो बोलोगे वो उससे थोड़ा बेहतर ही दिखाएगा क्योंकि उस पे दाम ज्यादा मिलेगा उनको, ठीक है। सो बेसिकली फिर कुछ देर बाद आपको लस्सी आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 मिनट बाद चाय भी आ जाएगा, आपको लगेगा फ्री में खिला रहे, ले लेते हैं। बट मजा का बात है कि आपको इमोशनल अत्याचार चल रहा है आपके ऊपर, ठीक है। क्योंकि वो क्या होता है ना, जिसका नमक खाते हो उसके साथ बेईमानी नहीं कर सकते। तो लस्सी पीने के बाद आपके मन में आएगा भाई यहीं से ले लेते हैं, लस्सी पिलाया। नॉर्मली कस्टमर के मन में क्या चलता है कि जाएंगे तो फिर दरदाम करेंगे, पसंद नहीं आया तो दूसरी दुकान में चले जाएंगे। लेकिन जैसे तुमने बैठ के लस्सी कॉफी चाय पी लेते हो ना, फिर तुम्हारे मन में ना वो एक्सेप्टेंस का एक अलग ही लेवल आ जाता है। ये चीज सर आपको कैसे पता, अरे सोचो ना तुम खुद भी थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो ऑटोमेटिक एक एक्सेप्टेंस, हाँ चलो ले लेते हैं, हाँ ठीक है खराब तो नहीं है, चलो बाद में पता चलेगा यही सब अच्छा बोलेगा। फिर ऐसे करते करते अल्टीमेटली आप उनका कस्टमर बन ही जाओ। और उनका ऑफर का तरीका इतना अच्छा होता है, इतना ही अलग लेवल का होता है, वो प्रॉफिट भी ह्यूज करता है, ह्यूज प्रॉफिट कर लेता है, लेकिन अल्टीमेटली सेल तो होगा ही। तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि बिजनेस लेवल में भी ऑफर एक्सेप्टेंस चलता है। उसके बाद वो आपको इनवॉइस देगा, इवन उनके पास एकदम रेडीमेड सब कुछ है। आपका जो भी मतलब अगर मानो उसको सिलवाना है तो फिर वो आपके साइज के हिसाब से उसको ठीक करके देगा, माने उनके पास सब कुछ है, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली उनका बिजनेस एकदम जबरदस्त तरीके से चलता है और आपका भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है। नाउ माई पॉइंट इज वेरी सिंपल, अगर मानो कि कुछ डिस्प्यूट होता है, अगर कुछ गड़बड़ होता है, तो फिर आपके बीच में कौन सा एग्रीमेंट है, माने कॉन्ट्रैक्ट का क्या वैलिडिटी है, वही इनवॉइस। अगर टैक्स दे के लेते हो तो उसको इनवॉइस बोलते हैं, और अगर बिना टैक्स का लेके आते हो तो उसे बिल बोलते हैं, ठीक है। अगर टैक्स है तो बोलेंगे टैक्स इनवॉइस, और अगर बिना टैक्स का लेके आते हो तो उसको क्या बोलेंगे, बिल, ठीक है। बिल में एक ही प्रॉब्लम है, अगर कभी दुकानदार आपसे मुकर जाए कि नहीं नहीं ये हमारा दुकान का नहीं है, आप दूसरे दुकान, क्योंकि एक नाम का बहुत दुकानदार होते हैं, ठीक है। हमारे देश में सबका एक नॉर्मल एटीट्यूड होता है कि कुछ नहीं तो भगवान के नाम पे दुकान रखते हैं, ठीक है। कोई बोलेगा शिव दुर्गा, ठीक है, किसी ने रख दिया दुर्गा शिव, ठीक है। किसी ने रख लिया कृष्ण राधा, कोई लिख दिया राधा कृष्ण, ठीक है। आप सोचोगे कि आप जाके बोलोगे नहीं नहीं आप गलत कर रहे हो दीदी, ये हम लोगों का दुकान नहीं है, दूसरा दुकान है। तो ये दूसरा तीसरा करते करते बिल का प्रॉब्लम यही हो जाता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ होता है आप क्लेम नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपका जीएसटी बिल है, ठीक है, तो इट विल बी इजियर एज वेल एज वो एकदम लीगली बाइंडिंग हो जाता है, ठीक है। अगर आप जीएसटी देते हो ना, वो एकदम लीगली बाइंडिंग होता है, वो आप चाहो तो कंज्यूमर फोरम में केस भी करो, ठीक है। अगर बहुत बड़ा कुछ बात हो तो लोग करता है, और आप इन ऐसे सिचुएशंस में रिकवर भी कर सकते हो अगर आप आपका साइड सही है। अगर आप गलत हो, कस्टमर भी बहुत फालतू होता है बहुत केस में, मैं देखा, बिना कारण का ये हो गया वो हो गया, बदमाशी भी कम नहीं करता, ठीक है। ऑनलाइन में चीजें ऑर्डर देता है, टैग को छुपा लेता है, पहन के शादी अटेंड कर लेता है, फिर वापस पैकिंग करके भेज देता है, कोई मतलब है? हाँ, ये सब कस्टमर एकदम बेकार कस्टमर है, कोई भी करे एकदम गाली आता है मेरे को, ठीक है। ये सब अच्छा बात नहीं है, ये सब आदत बहुत खराब है। तुम किसी का मारोगे कोई तुम्हारा मार के चला जाएगा, सिंपल बात है। ठीक है चलो, तो ऑफर एक्सेप्टेंस का तो कहानी सबको पता है, बस आपको बड़ा बाजार वाला कहानी भी एक बार बोल दिया। अच्छा, तो नाउ पॉइंट है सर, वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में बात हो रहा था। नाउ व्हाट इज वॉइड एग्रीमेंट्स, इसके ऊपर लास्ट क्लास में बहुत सारा बात हुआ सर। कैसे बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं जो कि होते ही वॉइड हो जाता है, ठीक है। मतलब वो कोई भी एग्रीमेंट करे तो वो एग्रीमेंट एकदम बिल्कुल वॉइड होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, एग्रीमेंट और बाई और विद पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट करने लायक नहीं है अगर आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो,
से फॉर एग्जांपल जो बिलो 18 है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर किया आपने, और बाद में आप सपोज आपने उसको 1 लाख उधार दिया, किसको? बिलो 18 किसी को, ठीक है, और वो आपका 1 लाख लेके एकदम गायब। तो आप सोच रहे हो कि इसके अगेंस्ट में केस करेंगे, भाई हमने 1 लाख दिया था, मेरा 1 लाख मार के चला गया। आप कुछ नहीं कर सकते सर। मैंने बेसिकली आप तब एक ही गाना गा सकते हो, उसको उधार देके मेरे को क्या मिला, बाबा जी का ठुल्लू, ठीक है, एक ही गाना आप गा सकते हो। क्यों सर? कोर्ट ऑफ लॉ इस केस को मानने वाला नहीं है। मैंने बेसिकली कोर्ट ऑफ लॉ ऑलवेज माइनर के फेवर में रहता है। तो आप तो गए, इसलिए किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पे देख लो भाई किनसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसका एज कॉन्ट्रैक्ट करने लायक है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा किसी पागल, ठीक है, दीवाना टाइप का लोग दीवाना चलेगा, दीवाना में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आशिक दीवाना चलेगा, लेकिन जो पागल है, अच्छा पागल माने क्या? आपके नजर में पागल होने से ही पागल है क्या? कोर्ट डिक्लेयर करने से पागल होगा, ठीक है, कोर्ट या मेडिकल सर्टिफिकेट के थ्रू से अगर किसी को अनसाउंड माइंड बोला गया तो उसी को माना जाता है इनकॉम्पिटेंट। सेक्शन 10-11 में ये सब बात कहा गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है। म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिटवीन पार्टीज, माने जिस चीज के बारे में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उसमें दोनों पार्टीज के बीच में ना एक म्यूचुअल मिस्टेक हो गया, माने जानबूझ के नहीं किया। मिस्टेक का क्या, मिस्टेक जानबूझ के होते हैं क्या? हाँ, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, ठीक है, तो मिस्टेक गलती से ही होता है। तो म्यूचुअली मिस्टेक मिस्टेक इन भी हो गया, ठीक है, कि मतलब एक पार्टी कुछ बोल रहा था, दूसरा पार्टी कुछ और समझा, और ऐसा हुआ। जैसे मेरे साथ एक रिसेंटली ऐसा एक केस हुआ था, सेक्शन 20 वाला। सर आप ना कहानी बहुत बनाते हो, कुछ नहीं होता है आपके साथ, जबरदस्ती मेरे साथ हुआ था, मेरे साथ हुआ था बोल के। अरे नहीं सर, इतना भी मैं कोई मैंने सुपर पावर तो कुछ है नहीं मेरे पास कि बात बात में कहानी बना लूं। लेकिन सीरियसली बात है, ये कुछ लास्ट बार जो ठंडा का टाइम आया था ना सर, अभी लास्ट दिसंबर जो गया 2023 का, तो नॉर्मली हम लोग ठंड के टाइम पे केक वगैरह बनाते हैं, ये सर ना घर पे। हाँ सर, तो ऐसे मैम ने मेरे को बताया कि थोड़ा केक केक बनाना है, जाओ ना थोड़ा केक का जो भी चाहिए होता है ला के दो। तो मेरे को बोला कि केक में ना वो ड्राई अदरक यूज किया जाता है, कोई कोई रेसिपी में दिखाते हैं। तो मैं मेरे को बोला कि ड्राई अदरक, तो मैं बोला कि ड्राई अदरक माने क्या, वो नॉर्मल अदरक का ड्राई मिलता है? बोले नहीं नहीं, वो वाला नहीं, वो भी एक होता है, ठीक है, सौंठ बोलते हैं उसको, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में बहुत यूज होता है बट नॉट लाइक दैट। तो मैं बोला कि क्या होता है, मेरा ड्राई पाउडर होता है, ठीक है। तो मैं दुकानदार को जाके बोला कि मेरे को जिंजर का पाउडर दे दो, ठीक है। तो मैंने मांगा जिंजर, उसने दिया गार्लिक, ठीक है, मैंने लहसुन का पाउडर दे दिया। अब मैम केक में डालने जा रहे हैं, और मैम के नाक में वो लहसुन थोड़ा सा हाई वोल्टेज वाला होता है, तो नाक में आया। फिर मैम ने हटा दिया, वैसे तुम क्या लेके आए अदरक की जगह? हमारे लहसुन लेके आ गए, ठीक है। तो फिर मैम ने उसका सील वगैरह काट दिया था, और वो ना थोड़ा महंगा वाला था, ठीक है, मैंने एक डबला का दाम कम से कम 100 रुपए के आसपास लिया था मेरे से। तो मैं ना मतलब इतना महंगा चीज है और ये तो कुछ काम का भी उतना है नहीं, क्योंकि लहसुन उतना यूज होता नहीं है, और होने से भी नॉर्मल कच्चा लहसुन तो होता है, तो लहसुन का इतना बड़ा पेस्ट का क्या करेंगे? और केक, और सबसे बड़ा बात केक भी तो चाहिए। तो मैं दुकानदार को जाके बोला यूज नहीं हुआ था, जस्ट उसका ये काट के ऐसे डालने गए और रख दिए। तो मैं दुकानदार को जाके बोला दादा ऐसा ऐसा बात है, बोला कोई दिक्कत नहीं है दादा, गलती हमसे हुआ है, क्योंकि आपने तो केक का लिस्ट लेके आए थे, तो केक के लिस्ट में कोई भी बंदा लहसुन तो नहीं रखेगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारा आइटम लिए थे उससे, उसको याद था मेरे से मेरे को, तो जाके बोला तो वो वापस कर दिया, तो दैट्स ओके। अगर वापस नहीं होता तो बेसिकली ये क्या था सर, वही मैं आप समझाने के लिए, म्यूचुअल मिस्टेक, मैंने भी नहीं देखा, उसने भी नहीं देखा, तो एक म्यूचुअल मिस्टेक हो गई। अगर म्यूचुअल मिस्टेक हुआ बोल के ही वो भॉइड हो गया, और तभी जाके न्यू कॉन्ट्रैक्ट वो रेडी हो गया कि चलो ठीक है, आपका अदरक दे दो मेरे को, अदरक का सेल नहीं हुआ, और वो मेरे को रिप्लेस करके, सॉरी लहसुन का सेल नहीं हुआ है, चेंज करके मेरे को वापस जिंजर का दे दिया। तो ऐसा हो सकता है बिटवीन पार्टीज, सेक्शन 20 देखा जाए। अगर आप चाहो तो लॉ में जी सकते हो, इफ यू वांट। हाँ सर, मैं जब क्लास कराता हूँ आप लोग लॉ में जीते हो कि नहीं जीते? हाँ, ऐसे थोड़ी है कि लॉ में नहीं जिया सकता, ये थ्योरी है, रटो। रटो, रटना तो पड़ेगा, एग्जाम के लिए तो रटना जरूरी है, लेकिन इफ यू वांट यू कैन फील, यू कैन लीव, एंड यू यू कैन आल्सो डाई।
लॉ में जियो, लॉ में मरो, लॉ में सो जाओ। अच्छा, एग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ व्हिच इज अनलॉफुल, माने ऐसे किसी चीज का आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जो कि लॉ के हिसाब से इलीगल हो, ठीक है, अनलॉफुल। जैसे ड्रग्स का धंधा नहीं कर सकते, हाँ, चरस नहीं बेच सकते किसी को, दुनिया को चरसी बनाने का जिम्मा मत लेना, ठीक है, ऐसे बहुत लोग करते हैं, ठीक है। कोलकाता में कुछ नाइट क्लब वगैरह चलता है, वहां पर लोगों को चरसी बनाने का काम करते हैं, सरकार को सब पता है लेकिन कुछ नहीं करता। लास्ट बार कोलकाता पुलिस ने एक जगह में डिक्लेरेशन दिया कि हम कुछ नाइट क्लब को बंद कर देंगे। अच्छा, एक, हाँ, नाइट क्लब तो छोड़ो, रिसेंटली एक चीज तो बहुत भाई चला है, आप लोग सब जानते हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, दैट इज, अरे वो हुक्का, हुक्का, हुक्का पार्लर, ठीक है, बंद हुआ था, देखा, आप लोग कनेक्ट कर लोगे, मेरे को पता है, हुक्का पार्लर सब खबर होता है मेरे पास। हुक्का पार्लर, गवर्नमेंट, कोलकाता पुलिस बोला कि हुक्का पार्लर ऑफ करेंगे, क्योंकि हुक्का पार्लर नॉर्मली जो लाइसेंस दिया गया है वो उतना हार्मफुल कुछ नहीं है, जस्ट कुछ बेसिक चीजें हैं उस हुक्का पार्लर में, जैसे सिगरेट बीड़ी जैसा होता है, ऑलमोस्ट लाइक दैट, वो हुक्का पार्लर का चीज है। लेकिन ये लोग हुक्का पार्लर में उसमें गांजा डाल रहा है, ठीक है, और उसी नशा में हुक्का पार्लर में भीड़ पे भीड़ बने जा रहा है, ठीक है, वो हुक्का के अंदर गांजा डालता है, ठीक है, और ये चीज बहुत सारा जगह में रैकेट में पकड़ा गया। लेकिन फिर हुक्का पार्लर वाले सब बहुत मुश्किल में पड़े, फिर गवर्नमेंट को डेपुटेशन दिया, कुछ लोगों ने सॉरी बोला, फिर सरकार भी देखा हमको तो पैसा मिलता है, ठीक है, और छोड़ दिया, ठीक है। हाँ, देखा, सब खबर मिल रहा है, 6 to 7 months ऑफ था। तो देखो, नॉर्मल हुक्का पार्लर में कोई इश्यूज नहीं है, क्योंकि हुक्का कोई माने बैन नहीं है, सिगरेट गुटखा बैन है क्या, नहीं है ना। तो सिमिलरली वो भी बैन नहीं है, हुक्का बैन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग सब हुक्का चाहो, ठीक है। जाओगे तो हुक्का पीने, एक दिन टेस्ट करने जाओगे अलग अलग फ्लेवर का, फिर पता चला नशेड़ी बन गए, फिर और खत्म हो जाओगे, मत जाना सर, ये सब जगह में ही नहीं जाना चाहिए, ये सब पावन जगह नहीं है, पाप जगह है सब। बहुत गंदा जगह है, ये सब देखने में अच्छा ऐसा लगता है, सब नशेड़ी गंजेड़ी निकलता है सब। जो भी हो, सरकार क्यों चलाने देता है पता नहीं, बस पैसा का लालच गवर्नमेंट को इतना है ना, क्या बताओ। अच्छा, अनलॉफुल, ठीक है। तो ये सब ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अगर गलत हो, जैसे आप लोगों को मैं बोला था, कंसिडरेशन माने बदले में, कंसिडरेशन माने बदले में, जैसे मानो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और अगर बदले में मैं फीस ना लेके, माने मनी ना लेके, अगर आपसे गांजा लेता, तो कि सर मेरे को आप ना फीस मत देना, मेरे को एक चुटकी गांजा दे देना, ठीक है। तो एक मूवी आया था सर, शाहरुख खान का, दीपिका पादुकोण का पहला मूवी था, उसमें एक डायलॉग था, क्या, एक मूवी का डायलॉग दे रहा हूँ, डायलॉग ऐसा था कि दीपिका पादुकोण कहीं पर बोल रहे हैं, एक एक चुटकी सिंदूर, हाँ, एक चुटकी वो सिंदूर का काफी जोर कीमत था। तुम क्या जानो रमेश तुम बाबू। क्या जानू। ठीक है, तो यहाँ पर बात ऐसा हो जाएगा, जो अगर मैं मानो मैं काफी गंजाड़ी जोर होता, था। तो मैं बोलता क्या, एक चुटकी गांजा का कीमत तुम क्या जानो, ठीक है, गार्जियन को भी मैं बोलता, बच्चे लोगों को गांजा भेजना, बदले में मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। सब बहुत मजे से सब बात सुन रहे हैं ना, मजा आ गया सब, चलो, मजा ले रहे हैं, आगे बढ़ो। हाँ, ट्यूशन कर रहे हाय, अरे क्या, मैं समझा नहीं। वो थोड़ा लोग का बात है अच्छा, पूरा स्लैंग स्लैंग है, अच्छा, तो नहीं कर सकते सर, कंसिडरेशन माने बदले में मैं ये सब काम नहीं कर सकता, मेरे को पुलिस उठा के लेके जाए और मेरे को जेल में डाल दे, इससे अच्छा है। सेक्शन 23 मना करता है, मैंने, देखो, पढ़ाना तो गलत नहीं है, आपको कंसिडरेशन में सही चीज मिलेगी, बदले में मेरे को कंसिडरेशन में गलत चीज मिलेगी, ठीक है। एग्रीमेंट द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ व्हिच इज पार्टली अनलॉफुल, माने आधा सही है आधा गलत है, मानो सिगरेट के अंदर गांजा घुसा के बेच रहा है, ठीक है। अरे कितना सब देखने को मिलता है। अब सिगरेट का आधा तो ठीक है सर, क्योंकि उसमें रहता है दोक्ता का पत्ता, दोक्ता जानते हो, दोक्ता को हिंदी में क्या, इंग्लिश बंगाली में क्या बोलता है, एक पत्ता होता है, इज नोन एज दोक्ता पत्ता, खैनी भी बोलते हैं उसको, ठीक है, खैनी का पत्ता, दोक्ता का पत्ता, उसी से खैनी बनता है। तो देर इज नो हार्म इन खोइनी दक्ता में, देर इज नो प्रॉपर हार्म नहीं है, मैंने लॉन्ग टर्म में हार्म है, बहुत लोग ऐसे यूज करते हैं, सरकार भी इस पे मना नहीं लगा के रखा, क्योंकि उसमें आपका बुद्धि भ्रष्ट नहीं होता है,
सिगरेट पीने में बुद्धि भ्रष्ट नहीं होता है, आपका गले में कैंसर हो जाएगा, फेफड़ा फट जाएगा, ठीक है, इमेज भी तो देता है, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट नहीं होता है। गांजा वाजा में क्या है ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, मैंने आपका दिमाग काम नहीं करता है, और इसका मतलब क्या, आप अब कुछ देर के लिए अनसाउंड हो जाते हो, है ना। और जो लोग ऐसे सोचते हैं कि हमको उसी वही वाला स्टेट ऑफ सिचुएशंस अच्छा लगता है, तो वो सारा दिन वही करता है, सारा दिन पड़ा रहेगा, सारा दुख दर्द भूल के। हाँ, जैसे जिंदगी कितना मुश्किल का है, ब्रेकअप हो गया सबका। तो एग्रीमेंट, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट विच इज पार्टली अनलॉफुल, ठीक है, पार्टली माने मानो लिटिल बिट ओके बट लिटिल बिट रॉन्ग, ठीक है। जैसे मानो रेस्टोरेंट में खाना भी मिलता है, ठीक है, साथ में कुछ गलत चीज भी मिलता है, उसी के चलते लोग रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। जैसे आपको बोलने से आप लोग बोलोगे सर क्या क्या सब कहानी सुना रहे हो। कोलकाता में कुछ होटल रैकेट में ये लोगों का आजकल बिरयानी खाने का बड़ा शौक है ना, तो बिरयानी के लिए बकरा नहीं मिल रहा था, तो रास्ता का कुत्ता लोगों को काट काट के बिरयानी में डाल रहा था। हो गया लोग खा रहे हैं। सर, बोल क्यों बोला आपने सर, चला था ऐसा, बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया। हावड़ा स्टेशन के पास एक बहुत फेमस होटल है, अशोका होटल बोल के, वो तो बहुत जोर का फंसा था। कितना बोला था? 6 साल पुराना बात है, गूगल करोगे मिल जाएगा, डॉग मीट इन बिरयानी स्कैंडल, चेक कर लेना, पूरा नागालैंड बना के छोड़ा था। नागालैंड में लोग कुत्ता खाता है सर, पता नहीं सर क्या क्या। तो बेसिकली देखो, रेस्टोरेंट तो ओके है ना, अच्छा क्या डॉग को इस तरह के करना लॉफुल तो नहीं है, पता नहीं डॉग का रूल मेरे को पता नहीं आपको तो बकरी मिली। है। चलो सेक्शन 24, सर क्या क्या आप बोलते हो, बिरयानी सोच। डॉग को काटना हो सकता है इलीगल हो, क्योंकि डॉग का एक मतलब एक सिग्निफिकेंस भी है ना बहुत सारा, क्योंकि पहला एनिमल तो डॉग ही था ना सर जो स्पेस में गया था, हो और कोई सकता है, एनिमल तो गया नहीं। मेरे को नहीं, डॉग का एक्चुअली अनलॉफुल का बेसिकली प्रॉब्लम ये रहेगा, क्योंकि वो इलीगल है कि नहीं उसका रूल के बारे में मेरे को एग्जैक्टली नॉलेज नहीं है, बट इतना जरूर है कि क्योंकि वो अनइथिकल तो है, क्योंकि लोग कुत्ता तो खाता नहीं है हमारे नॉर्मल ये सब एरिया में, तो अनइथिकल है। तो उस एंगल से देखा जाए कि अगर आप किसी के माने आस्था को ठेस पहुंचाते हो, अगर किसी का साथ इस तरह का करते हो, तो ये बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा, ठीक है, फिर आपके अगेंस्ट में डिफेमेशन केस, बहुत सारा केस लग सकता है। तो जो भी हो, पार्टली लॉफुल पार्टली अनलॉफुल ये सब भी वॉइड हो जाता है। वॉइड माने कैंसिल, ठीक है, कैंसिल माने ये कॉन्ट्रैक्ट चल ही नहीं सकता। गूगल करके सर्च कर सकते हो, यूट्यूब में भी बहुत न्यूज मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, अच्छा बिना कंसिडरेशन का एग्रीमेंट भी वॉइड हो सकता है, ठीक है, अगर स्पेशल कंडीशन छोड़ के, है ना, माने जहां पर एग्रीमेंट वैलिड है, कुछ ऐसे भी है, नॉर्मली नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट होता है, नॉर्मली नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट देयर आर सम सिचुएशंस एक्सेप्शनल जहां पर बिना कंसिडरेशन पे कॉन्ट्रैक्ट को भी वैलिड माना गया है, ठीक है। देयर आर सर्टेन सिनेरियो, इसके बारे में हम लोग पिछले क्लासेस में चैप्टर में डिस्कशन किए हैं। तो नॉर्मली अगर बिना कंसिडरेशन पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। से फॉर एग्जांपल तुम दुकान से कुछ चीजें खरीद रहे हो और दुकानदार को कुछ पेमेंट नहीं कर रहे हो, ये वैलिड नहीं हो सकता। बदले में हमेशा एक दूसरे को कुछ देना पड़ेगा। तुम दुकान से चीजें खरीद रहे हो, तो दुकानदार जो चीज तुम्हें दे रहा है वो तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट माने कॉन्सिडरेशन, तुम बदले में उनको पेमेंट कर रहे हो वो उनके लिए कॉन्सिडरेशन। ये दुनिया चलते ही कॉन्सिडरेशन के कारण, जिस दिन कॉन्सिडरेशन बंद हो जाएगा लोग काम करना छोड़ देगा। क्योंकि इसीलिए हम लोग हमेशा एक चीज बोलते हैं ना, ठीक है मैं तो करूंगा पर बदले में क्या मिलेगा, ठीक है। ये जो बदले में क्या मिलेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात हो जाता है, इसी को कॉन्सिडरेशन बोलते हैं लॉ के लैंग्वेज, ठीक है, समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। इवन भगवान के लिए जो भक्ति करता है ना, वो भी कंसिडरेशन में भगवान से कुछ मांगता है, ठीक है। कुछ लोग तो घूस देते हैं भगवान को, ठीक है, तुमको ये दूंगा वो दूंगा बदले में मेरे को पास करा दो, हाँ बदले में मेरे को ये इतना पैसा दे दो। आजकल पास नहीं कोई नहीं मांगता, सब पैसा मांगता है, ठीक है। एग्जाम टाइम पे में भी भाई पास करा दे, मेरी पास करा दे, रेस्पेक्ट सम्मान का बात है। और सर एक चीज ये भी है, कुछ लोग ऐसे भी भक्ति करता है, जो लोग एकदम स्पिरिचुअल सेंस में भक्ति करता है, वो भी एक चीज मांगता है बदले में, क्या, तुम भगवान का भक्ति करो तो तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। मोक्ष प्राप्ति इन द सेंस ये संसार का माया को भूल के रह पाओ, ठीक है। एवरीथिंग इज माया, माया समझते हो,
माया इन द सेंस की मोह माया है सब, ठीक है। तो मोह माया छोड़ना नहीं है, मोह माया तो रहेगा, बट तुम मोह, डिजायर। हाँ डिजायर, मैंने डिजायर के बिना भी जिंदगी, एक्चुअली देखो दुनिया का दुख का कारण तो डिजायर है। जिस दिन डिजायर करना छोड़ दोगे दुख होना भी छोड़ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली वो जो लोग ओरिजिनल भक्ति करता है ऊपर वाले का, वो लोग डिजायर से अपने आप को बचा सकता है। मैंने डिजायर करेगा, ना भी मिले तो भी चलेगा, मिले तो भी चलेगा, ये वाला जो स्टेट होता है ना, इसे बोलते हैं। तो ये भी समथिंग इन रिटर्न हो गया ना, कि मैं इतना भक्ति में लीन हो जाऊं। जैसे आजकल वृंदावन में एक गुरुजी है परमानंद महाराज, वो सबको राधे राधे करने बोलते हैं, ठीक है। बस नाम जपो, ठीक है, सिर्फ नाम जपो, राधे 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 करो। तो राधे राधे करने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। बेसिकली आपका जो माने वस्तु के प्रति जो, या फिर इंसान के प्रति जो मोह माया है ना, इससे आपको मुक्ति मिल सकता है, ठीक है। ये आपको एक अलग ही लेवल का स्टेट ऑफ माइंड देगा। ये जो इस्कॉन टेम्पल है ना, ये इस्कॉन टेम्पल का जो बेसिकली जो इस्कॉन को बनाया है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये इनका जो फाउंडर है, इनका नाम है श्रीला प्रभुपाद, ठीक है। अगर कभी इस्कॉन जाओगे तो इनके बारे में जानकारी ले लोगे। बट एक छोटा सा चीज आपको बताता हूँ, इस्कॉन का जो फाउंडर है ये गया था अमेरिका, ठीक है। बंगाली है, बट वो जात पात का मैटर नहीं है। तो ये गया अमेरिका, अमेरिका में जाके अमेरिकन गवर्नमेंट के उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट था, बहुत पुराना बात है सर, 1900 अप्रॉक्स उस टाइम का बात है, 1900 की शुरुआत में, 1880-90 या 1900 के टाइम पे स्टार्टिंग में। तब अमेरिका बहुत पैसा वाला बन रहा था, वही टाइम था अमेरिका एकदम रिच बन रहा था, बहुत टॉप लेवल में। लेकिन अमेरिकन यूथ पूरा खत्म, ड्रगिस्ट सब। तो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका अमेरिका इतना प्रॉब्लम में था, तो अलग अलग स्पिरिचुअल गुरुज को ना बुला रहा था कि कुछ करो इनका। तो ये श्रीला प्रभुपाद जाके बोला कि मैं इनको ठीक कर सकता हूँ। बहुत लोगों से, डॉक्टर वगैरह, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। तो श्रीला प्रभुपाद ने बोला कि देखो मैं हिंदू रिलीजियस कॉन्सेप्ट में बिलीव करता हूँ, मैं इंडिया से हूँ, भारत से हूँ, और मैं इनको कृष्ण रस चखाऊंगा। तो बोले क्या है कृष्ण रस, क्या है? तो ये तो अमेरिकन को पता नहीं था। तो बोलते व्हाट इज कृष्णा, हु इज कृष्णा, ठीक है, क्या प्रूफ है आपका कृष्णा क्या करता है, ठीक है। तो अमेरिकन ने श्रीला प्रभुपाद का एग्जाम लिया, इवन उसके चलते वो लोग पूरा इंडियन जो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, शिव कृष्णा, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ाई किया। और श्रीला प्रभुपाद उसके जितना उन लोग पूछा हर चीज का प्रमाण दिया, और उसका पुरातन होने का भी प्रमाण दिया। उसके बाद श्रीला प्रभुपाद को गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने ये काम सौंपा कि अगर आप इनको चेंज करके दिखा सकते हो तो फिर अमेरिका आपका नहीं रहेगा। इसीलिए अगर आप कभी भी अमेरिका जाते हो, आप अमेरिका के हर शहर में, बड़े शहर में एक इस्कॉन टेम्पल जरूर मिलेगा, गारंटी। इवन आप लोग जो प्यारा सा फोन यूज करते हो ना, एप्पल, ठीक है, उस एप्पल का जो ओनर है कौन है, एप्पल कौन बनाया, उसका फाउंडर कौन है? स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स अभी नहीं है, 2011 में उनका डेथ हो गया है। तो स्टीव जॉब्स भी गरीब फैमिली में जन्मा था, क्योंकि उनका थोड़ा कहानी अलग है। उनका बायोलॉजिकल मदर अलग है जो उनको पाल नहीं पाया, और उनका माने जिन्होंने उनको पाला वो बाद में वो गरीब फैमिली था, ठीक है। तो इसलिए उनका बचपन बहुत ही गरीबी से निकला, इवन यूथ भी। तो वो अपना पेट कहाँ से भरता था जानते हो? कैलिफोर्निया के पास एक, उनके घर से 20 किलोमीटर दूरी में एक इस्कॉन टेम्पल था, वहां पर पेट भर के आपके लिए आईफोन बनाया। तो सीधा प्रभुपादा ने ये चीज करके दिखाया। और आपको सुन के हैरानी होगा, ये जो इस्कॉन के पास इतना पैसा आया, ये किसका फंडिंग से मेनली चलता है जानते हो? माने मेन सबसे बड़ा फंड फंड गिवर कौन है? वर्ल्ड का सबसे फेमस गाड़ी बनाने वाला कंपनी फोर्ड मोटर, जो दुनिया में सबसे पहला कार बनाया है, दावा करता है फोर्ड। फोर्ड का ही, फोर्ड का जो ओनर है वो इस्कॉन का सबसे बड़ा डोनेटर बन गया। और इसीलिए इस्कॉन इतना माने बड़ा बड़ा टेम्पल अभी वृंदावन में बना रहा है सर, 100 माला का बिल्डिंग बना रहा है, 100 बुर्ज खलीफा के जैसा हाइट होगा उसका, गगनचुंबी, ठीक है। तो एक्चुअली आज अगर आप इस्कॉन जाते हो, आपको इंडियन से ज्यादा फॉरेनर देखेगा। क्यों? इसके लिए श्रीला प्रभुपादा ने वो खेल खेला था, उनको ड्रग्स के नशा से मुक्ति देके कृष्ण रस चखाया। हाँ, यहाँ यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ पर लोगों को कृष्णा वगैरह बोलो तो बोलता है ये सब छोड़ो, बेकार चीज है, ठीक है, दारू पियो और गाली मारो, ठीक है, मुंह में जितना गंदा बात आता है उतना बात करो, मजा ही मजा है। चलो यार, अब मेरे को लग रहा है कि अमेरिकन से लोग आएगा, फिर हम लोग को शायद वापस हमको सिखाएगा।
तुम यूट्यूब में योगा क्लास सर्च करना, तुमको इंडियन योगा क्लास से ज्यादा अमेरिकन योगा क्लासेस मिलेगी। इवन हमारे यहाँ पर हर घर के बगल में एक पेस्ट्री शॉप मिलता है। तुम न्यूयॉर्क सिटी में जाओ, तुमको हर 2 बिल्डिंग छोड़ के एक योगा क्लास मिल जाएगा। हम लोग सूर्य नमस्कार नहीं करते, जात पात धर्म का नाम ले लेते हैं। वहां पर सूर्य नमस्कार माने वर्ल्ड लेवल में सूर्य नमस्कार को दुनिया का सबसे बेहतरीन माने व्यायाम माना गया है। इससे बेहतरीन व्यायाम हो नहीं सकता। ये सब जुम्बा हिम्बा बहुत कुछ है ना सर, ठीक है, ठीक है, सब अपने अपने जगह में, बट सूर्य नमस्कार से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट बोलते हैं। जब तो बिना कंसिडरेशन का भी बहुत कुछ होता है, बस थोड़ा सा आपको एक स्टोरी सुना दिया, कोई बात नहीं। एग्रीमेंट इन डिस्टेंट ऑफ ट्रेड, किसी को बिजनेस करने से नहीं रोक सकते 27, है ना, किसी को कोर्ट में जाने से नहीं रोक सकते। एग्रीमेंट इन डिस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, वैचारिक एग्रीमेंट, आज इसके बारे में बात करेंगे, सेक्शन 30। इम्पॉसिबल एग्रीमेंट सेक्शन 56, ठीक है। इम्पॉसिबल एग्रीमेंट माने वास्तव में जो संभव नहीं है, ऐसा किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करना माने वॉइड हो जाता है, ठीक है। जैसे वही चांद तारा तोड़ लाना, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोलते हैं ना, तुम्हारे लिए तो जान भी दे सकता हूँ, ठीक है, पहले जान दे फिर देखते हैं, ठीक है। तो पॉसिबल नहीं है ना, इम्पॉसिबल एग्रीमेंट। तुम जो कहते हो तो चांद तारों को मोड़ लाऊंगा, मेरे भाई कहाँ से चांद तारा पे मोड़ लाएगा तू, इन हवाओं में घटाओं में तोड़ लाऊंगा, क्या क्या सब बोलता है ना। मैंने बेसिकली इसको ऐसे नहीं समझे, इसको ऐसे समझो जैसे कि ट्रेजर, ठीक है, चुटकी में मैं तुम्हारे लिए खुल जा सिम सिम, ठीक है। या बंगाली में जो लोग पढ़ाई किए हो कभी बचपन में, बंगाली में हम लोग इसको पढ़ते हैं चिचिंग फांक, ठीक है। चिचिंग फांग बोल के एक अली बाबा 40 चोर का ही कहानी है, उसको बंगाली संस्करण है ये, ठीक है, जहां पर मूवी में दिखाया गया, स्टोरी में दिखाया गया कि वो जाके बोलता है चिचिंग फांग, तो वो एक मैंने बेसिकली एक गुफा फांक हो जाता है, और फिर उसके अंदर तुमको जो चाहिए वो हर चीज मिलता है, सोना जौहरत है ना, हर चीज, ठीक है। मूवी का नाम है, पुराना मूवी है, मर्जिना अब्दुल्ला, ठीक है। मेरे को बचपन में बड़ा पसंद आता, ठीक है, बहुत 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 अच्छा लगता जो भी है। सर मर्जिना, अनेक फेमस है तो। हाँ सर, आजकल तुम लोग कहाँ ये सब देखते हो, ठीक है, क्या के जो देखते हो, आजकल का हीरो कौन है, सर আমি ठीक है। দেখেছি ছোটবেলায়। हाँ बुझते पेरे चीज देखे चीज बोले पूरी चीज, ठीक है। आजकल कौन है ये देव, हाँ देव आजकल फिर भी 2 4 अच्छा मूवी कर रहा है, लेकिन अच्छा मूवी कर रहा है तो चलता नहीं है, ठीक है। करने के लिए कौन सा मूवी चाहिए, वो बेकार का, हाँ ये ब्रेकअप हो गया, वो ये हो गया, ठीक है। अब छोड़ो यार, लोगों का टेस्ट बदलेगा नहीं। इम्पॉसिबल, हाँ एक गाना आया था हिंदी बंगाली मूवी में, इट्स 100% लव, ठीक है, गाना गाना चल रहा है 100% लव, यानी कि ये क्या बात है, 100% लव, ठीक है। उसका तुम डांस भी देखोगे ना, डांस देख के तुमको हंसी आएगा। अरे लोगों को रोमांस आना चाहिए रोमांटिक मूवी देख के, मेरे को बंगाली मूवी में कुछ कुछ ऐसे करते हैं ना, हाँ इट्स 100% लव 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 ऐसा, ये क्या गाना है, ठीक है। मैंने तुमको कॉमेडी ज्यादा लगेगा, रोमांस कुछ नहीं आएगा। रोमांटिक मूवी देखने से क्या है, थोड़ा रोमांस तो फील होगा ना, काश मेरा भी गर्लफ्रेंड होता, है ना, मैं भी इस तरह से शिमला की सड़क से अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ के चलता, है ना, ऐसा फीलिंग आना चाहिए, वहां पर नहीं क्या 100% लव लव लव, क्या इम्पॉसिबल एग्रीमेंट सेक्शन 56, ठीक है। तो ये पॉसिबल जो इम्पॉसिबल चीजें हैं वो करना, उसके लिए भी किसी के साथ कोई एक हो गया, बोल दिया मैं, ठीक है, आगे बढ़ो। मैं तो एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ सर, आप लोग ना ये सब में बह मत जाओ। सेक्शन 56 इम्पॉसिबल एग्रीमेंट, ठीक है। इम्पॉसिबल एग्रीमेंट मींस जो संभव नहीं है उसका एग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड हो जाएगा। एन एग्रीमेंट टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट इन द फ्यूचर, माने आज एग्रीमेंट कर रहे हैं कि फ्यूचर में तुम्हारे साथ कुछ करेंगे, अरे भाई फ्यूचर जब आएगा तो फ्यूचर का कर लेना, ठीक है। फ्यूचर का एग्रीमेंट होगा, उसका एग्रीमेंट अभी से करना ये भी वॉइड है, ठीक है। तो ये सब नहीं चलेगा, माने तो ये नेता लोगों की तरह हो गया ना, ठीक है, हमें वोट दो हम तुम्हारे लिए ये करेंगे पहले करो फिर बोलो कि ये कर दिया इसके लिए वोट दो, मैं मानता हूँ, ठीक है। ये करूंगा उसके लिए वोट दो, ये बात अच्छा नहीं लगता। लेकिन सर जो पार्टी नहीं आया वो तो बोलेगा ना। अच्छा चलो, ये सब एग्जांपल्स बड़े बहुत सारा पढ़े थे लास्ट बार, आज एक चीज बताते हैं आप लोगों को। ये वाला है,
चलो ये वाला टॉपिक पढ़ो, मीनिंग एंड नेचर ऑफ अनसर्टेन एग्रीमेंट्स। अनसर्टेन एग्रीमेंट सर ये क्या होता है? एक अनसर्टेन को पढ़ना है और एक पढ़ना है वेजरिंग को, ठीक है, दोनों में ध्यान देना। अनसर्टेन एग्रीमेंट मीन्स एन एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन, जिसका मतलब निश्चित तरीके से कहा नहीं जा सकता। capable of being made certain such agreements are void। अगर माने और capable बेसिकली not certain और capable of being made certain, माने ना तो वो निश्चित तरीके से है और ना ही उसके बारे में निश्चित तरीके से कुछ बोला जा सकता है। माने बेसिकली जिसको हम लोग बोलते हैं वेग, वेग समझते हो, माने धुंधला है, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं ना, माने ठीक बोझा अच्छा ना बांग्लाते बोले आबछा, ठीक है, बोल क्या रहे हो, माने कोई कहना क्या चाहते हो, इट्स नॉट क्लियर, ठीक है, कहना क्या चाहते हो, इट्स नॉट क्लियर, vague, such agreements are void। जैसे A agrees to sell to B 100 ton of oil। A बोल रहा है B को, भी हम तुमको 100 टन का तेल बेचना चाहता हूँ। there is nothing whatever to show what kind of oil। भाई तेल तो बहुत तरह का होता है, तेल तो बहुत तरह का होता है, तो कौन सा तेल बेचना चाहते हो? सरसों तेल, रेडी का तेल, इमली, मतलब इमली का तो तेल नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, तिल का तेल, ठीक है, पेट्रोल भी तेल है, डीजल भी तेल है, केरोसिन भी तेल है, ठीक है, पाम तेल भी तेल है, ठीक है, और आजकल तो सेलिब्रिटी लोग यूज करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ऑलिव ऑयल, ठीक है, हम लोग तो सरसों तेल वाले हैं सर, है ना, और साउथ इंडिया में जाओगे तो नारियल का तेल, है ना, तो लोग नारियल तेल से नहाते भी है, नारियल तेल से खाते भी है, हम लोग की तरह हम लोग सरसों तेल से नहाते भी हैं और सरसों तेल को यूज भी करते खाने के लिए, जहां जो बनता है। द एग्रीमेंट इज वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है सर, अगर अगर तुम किसी सरसों तेल डीलर के पास जाके तेल मांगोगे, सपोज तुम बिजनेस करते हो, बड़ा बाजार में जाते हो, होलसेल ऑफ ऑयल के होलसेलर के पास जाते हो, वो सरसों तेल का ही डील करता है, तो अगर वो मास्टर्ड ऑयल का डील करता है तो वो मास्टर्ड ऑयल ही बेचेगा, ऑब्वियसली उसके मास्टर्ड ऑयल की दुकान में केरोसिन तेल तो नहीं मिलेगा, तो इन दैट केस वो सर्टेन हो जाता है, ठीक है, तब वो तेल बोलेगा ना तो समझ जाना कि वो कौन सा तेल बोल रहा है। Agrees to sell B 100 ton of oil of a specified description known as an article of commerce, there is no uncertainty here to make the agreement void। माने बोलता है कि एग्रीमेंट टू सेल बी 100 टन ऑफ ऑयल ऑफ ए स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन, वो बोल दिया कि हाँ कि मैं ये वाला चीज तुमको बेचूंगा, नोन एज एन आर्टिकल ऑफ कॉमर्स, माने बिजनेस करने के लिए चीजें हैं वो, ठीक है, देयर इज नो अनसर्टेनिटी हियर टू मेक द एग्रीमेंट void। माने अगर तुम बोल देते हो कि भाई मैं क्या बेच रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखना जब भी कोई प्रोडक्ट सेल होता है उसका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन एकदम क्लियर कट बोलते हैं कि ये क्या चीज है, किस चीज से बना है ना, ये क्लियर कट रहता है। क्योंकि जैसे रिसेंटली जोमेटो में ऐसा हुआ है कि चिकन बिरयानी मंगवाया था, सॉरी पुणे का केस, ट्विटर में बहुत वायरल हुआ था, आई डोंट नो आप लोग देखे कि नहीं। पुणे में कोई रेस्टोरेंट है, पूना में, तो वहां पर वो रेस्टोरेंट बड़ा फेमस है, लेकिन वो वेज नॉन वेज दोनों सर्व करता है, ठीक है, वेज नॉन वेज दोनों सर्व करता है। तो बंदा ने मंगाया था पनीर बिरयानी, ठीक है, पनीर बिरयानी। पहला बात तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आता, बिरयानी अगर खाना है किसी को तो सर पनीर का बिरयानी कब से होगा? वही मैं भी बोल रहा हूँ सर, सुनो ना सही, आजकल क्या है ना, वेजिटेरियन लोगों का चोंचला है, डोंट माइंड सर, तुम वेजिटेरियन हो ना, बिरयानी सबसे दूर रहो, क्योंकि बिरयानी कभी वेज हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिरयानी कॉन्सेप्ट ही चिकन मटन के साथ जाता है, जोर से जोर अगर तुम थोड़ा गरीब हो तो अंडा के साथ खा लो, या फिर और गरीब हो तो आलू के साथ खा लो, ठीक है, बेसिकली बिरयानी का कॉन्सेप्ट उससे बना ही नहीं है, लेकिन वेजिटेरियन लोग आजकल, ठीक है, मैं भी वेजिटेरियन हूँ रे बाबा, ठीक है ठीक है, तो मेरा भी चोचला है, कभी कभी मेरे को भी मन करता है, मैं मैम को बोलता हूँ बिरयानी खाए, अरे गुप्ताज वेज वगैरह ना देता है वेज बिरयानी, हम बोले चलो खाते हैं, हाँ बेसिकली मसाला वसाला बना के देता है, खराब नहीं बनाता है, लेकिन फिर भी बिरयानी खाना है तो खाओ, तो चिकन खाओ मटन खाओ, तभी बिरयानी खाने का मन है, अदरवाइज उसको तुम बेसिकली फ्राइड राइस बोलो, पुलाव बोलो बस चावल का कलर अगर मानो थोड़ा सा 2 कलर बना देने से वो बिरयानी हो जाएगा ऐसे होता है ना, बिरयानी में 2 कलर होता है, एक ऑरेंज कलर का होता है और नीचे वाला ऐसा व्हाइट कलर का, ऐसा कुछ सिस्टम चलता है जो भी हो। तो पूना का जो जो लड़का ने ये किया, वो उसको पनीर की जगह चिकन दे दिया, ठीक है, फिर वो फोटो खींच के जोमेटो को टैग किया,
और रेस्टोरेंट वाले को भी बोला। मजा का बात है जब ऐसा होता है तो कंपनी पूरा पैसा वापस करता है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि फिर वो बोलता है कि मैं बहुत धार्मिक इंसान हूँ, वो ट्वीट कर रहा है जोमेटो को टैग करके कि मैं बहुत धार्मिक इंसान हूँ, मैं पनीर बिरयानी खा के मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया, ठीक है, मैं धार्मिक हूँ। तो फिर सब कोई उसको आंसर कर रहा है, भाई इतना धार्मिक है तो फिर वेज दुकान चूज करते, अगर तुम धार्मिक हो तो प्योर वेज से खाओ ना, तुम मिक्स दुकान से क्यों खाओगे? नहीं, वो लोग तो वेज नॉन वेज दोनों देता है, दोनों देता है, बट अनसर्टेन है भाई। तुमको क्या पता वो जिस कढ़ाई में बिरयानी बना रहा है उस कढ़ाई में वो चिकन नहीं बनाता, माने पनीर बिरयानी भी जिसमें बन रहा है उसी में पनीर चिकन बिरयानी भी बन सकता है, वैसा ही तो होगा, ठीक है। तो ये तो अनसर्टेन है तुम्हारे लिए, तो तुम क्यों किया वहां से ऑर्डर? तुमको अगर इतना ही अपने धर्म का, तुम अगर इतना ही निरामिष हो, ठीक है, इतना ही वेजिटेरियन हो, प्योर वेज से कर देते, झमेला ही खत्म, ट्वीट करके इतना हंगामा मचाने का जरूरत नहीं था, सिंपल ना। सबको ही उसका बहुत दो है ट्रोल, वो बेसिकली सोचा था वो ट्रोल करेगा, अल्टीमेटली ट्रोल वही हो गया, ठीक है। वो एक फिर से एक मूवी का डायलॉग किया था, एक राजनीति बोल के एक मूवी था, उसमें मनोज बाजपेयी का डायलॉग बनता है, बोलता है कि ऊपर आसमान में थूकने वालों को खुद ही नहीं पता कि पलट के थूक उसी पे गिरेगी। चलो, तुम लोग सोचते हो कि सर आप कहाँ से यहाँ सब याद करके आते हो, सर आपको लगता है ना कि मैं याद करके आता हूँ, सब कुछ कुछ बातें याद रह जाते हैं। अच्छा, समझ में आ गया सर? तो ही बात है। अच्छा, ए हु इज अ डीलर इन कोकोनट ऑयल, जो मैं आपको अभी बोल रहा था कि अगर कोई कोकोनट ऑयल का डीलर है, एग्रीज टू सेल बी 100 टन ऑफ ऑयल, द नेचर ऑफ एस ट्रेड इंप्लाइज दैट इट इंटेंड्स टू सेल 100 टन्स ऑफ कोकोनट ऑयल। अभी कोकोनट ऑयल बेचने वाले की दुकान पे जाओगे तो कोकोनट ऑयल ही मिलेगा, दूसरा चीज क्यों मिलेगा? मींस देयर इज नो अनसर्टेनिटी। Agrees to sell to B all the grain in my granary at Ramnagar. There is no uncertainty since it is possible to determine the quantity of grain lying at A's granary and Ramnagar. मैंने बेसिकली ये बोल रहे हैं कि बी को कि मैं तुमको मेरा ग्रेनरी में जो पड़ा हुआ है उस वहां से ग्रेन दूंगा, ठीक है। तो ग्रेनरी में जो पड़ा हुआ है जो भी ग्रेन उसके वहां पर है वो तो दिख रहा है कि उसके पास क्या ग्रेन है। तो फिर जो भी ग्रेन, ग्रेन का बंगाली होता है शस्य दाना, मैंने बेसिकली चावल हो सकता है, गेहूं हो सकता है, काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ ग्रेन, इस काइंड ऑफ। तो अगर ग्रेनरी में जो भी पड़ा हुआ है उसको देगा तो एकदम क्लियर कट है, ग्रेनरी में जो भी है वही मिलेगा उसको, इसमें कौन सा अनसर्टेनिटी है? A agrees to sell B 100 tons of rice at a price to be fixed by C. As the price is capable of being made certain, there is no uncertainty here to make the agreement void. ठीक है, क्योंकि जब तुम दाम चूज कर रहे हो ना सर, तो ऑटोमेटिकली वो सर्टेन हो जाता है कि ये 1 kg राइस लेगा, मिनीकेट लेगा। मार्केट में क्या क्या राइस चलता है मैं आपको बताता हूँ, मिनीकेट होता है, दुधेश्वर होता है, एक बासमती राइस होता है, ठीक है, एक होता है, बहुत सारा नाम है, 2-4 नाम याद आया, एक ब्रांड है उसका नाम है लाल बाबा, सुने हो? टीवी में ऐड आता है लाल बाबा राइस, ठीक है, हाँ सर। नाम गजब दिया लाल बाबा राइस, ठीक है। दुकान में जाके बोलते लाल बाबा राइस चालटा देवें तो लाल बाबा, ठीक है, नील बाबा कालो बाबा सब হয়েছে फिर पर লাল বাবা তো ব্র্যান্ড নাম, ওইটারও ভ্যারাইটি আছে। लाल लाल, हाँ लाल बाबा बेसिकली ब्रांडेड नाम था ही तो, यस। मैंने बेसिकली वो दुकानदार का जो कंपनी का नाम है वो है लाल बाबा। जैसे गणेश, गणेश का आटा, तो गणेश आटा में भी एक सरवती आटा होता है, एक नॉर्मल आटा होता है, right? जो भी हो, तो जैसे ही तुम दाम फिक्स करते हो ना तो वो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है, सर्टेन हो जाता है, ठीक है। वही चीज बोला कि इसको तुम अनसर्टेन बोल के वॉइड नहीं करवा सकते। एग्रीज टू सेल बी माई व्हाइट हॉर्स फॉर 5,000 और 10,000। देखो, दो बात कर दिया, ये बोल रहे बी को कि मैं अपना घोड़ा तुमको बेचूंगा या तो 5,000 में या तो 10,000 पे। अरे भाई ठीक से बोल, 5 के भी 10 पे, ठीक है, 5,000 पे भी हो सकता है, 10,000 पे भी हो सकता है, ये सर्टेन नहीं हो रहा है। This is nothing to show which of the two prices was to be given. The agreement is void. 5-10 करने से नहीं चलेगा। नहीं ठीक है, 5 पे भी दे देंगे, अच्छा ठीक है चलो 10 दो, नहीं नहीं 5 नहीं 10 दो, अरे चल क्या रहा है, ठीक है, ये सब बात नहीं चलेगा। तो समझ में आ रहा है सर अनसर्टेन कैसे हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो, दर्ज के लिए पंजाब वाला एग्जांपल आ गया। एग्रीज टू सेल बी 10 टन्स ऑफ पंजाब वेट। सर पंजाब गेहूं पे क्या स्पेशल है, थोड़ा अच्छा होता है क्वालिटी,
but the price is not indicated. Such agreement is not void because in such a case, a reasonable price shall be payable according to Section 2 of the Sale of Goods Act 1930. He agrees to sell me 10 tons of Punjab wheat, but the price is not indicated. Such agreement is not void because in such a case, a reasonable price shall be payable according to Section 2 of Sale of Goods Act. मैंने basically यहाँ पर Sale of Goods Act बीच में आ गया. बोला कि भाई मैं 10 टन पंजाब वेट तुमको बेचूंगा, लेकिन वो प्राइस मेंशन करने एग्रीमेंट के टाइम पे भूल गया. सप्लाई हो गया, तो सप्लाई हो गया तो फिर क्या है, पेमेंट कर दो. मैंने बेसिकली जो जिसने सप्लाई के लिए ऑर्डर दिया था, मानो जो बायर है, वो बोलते नहीं तुमने तो प्राइस नहीं बोला तो एग्रीमेंट वॉइड है. अरे मजाक चल रहा है क्या? मार्केट में क्या दाम चल रहा है देखो ना, रीजनेबल प्राइस पे करो. सिंपल है. आटा का दाम पता करना कोई बड़ी बात नहीं है. पाकिस्तान वाला आटा का दाम थोड़ी देना है तुमको. पाकिस्तान पे आटा का दाम चल रहा है 150-200 टका केजी. हमारे यहाँ पर चल रहा है 40-50 टका केजी. थोड़ा क्वालिटी यूज करोगे तो हार्डली 60 टका, इससे ऊपर तो नहीं जाएगा. ठीक है. पाकिस्तान में कराची में एक वीडियो देख रहा था, उसका लस्सी इतना स्पेशल है कि पूरा पाकिस्तान का लोग कराची में वहां पर लस्सी खाने के लिए आते हैं. उसमें क्या पेड़ा वड़ा मिलाते हैं, लस्सी पेड़ा वाले लस्सी ऐसे बहुत फेमस है ऐसे नॉर्थ इंडिया में, तो पाकिस्तान साइड में भी बहुत फेमस. तो वहां पर बोला कि एक ग्लास लस्सी 300 टका. ठीक है. तो मैं पहले सोचा कि पागल ही होगा, ऐसे तो कराची में तो पाकिस्तान का ऐसे ही लोटा का हालत है. ठीक है. लोटिया गुल है, ऊपर में 300 टका का लस्सी खाने कौन जाएगा. फिर मेरे को मालूम पड़ा, अरे भाई उनका तो दूध का लीटर कितना ज्यादा है. हम लोग यहाँ पर दूध खा रहे हैं कितने लीटर में. नॉर्मल ग्वाला का दूध लोगे तो कितना है, हार्डली 50-60 टका लीटर है ना. थोड़ा कंपनी वाला ले लोगे 70-80 टका लीटर. ऐसा ही हालत चल रहा है. ठीक है. पाकिस्तान में 1 लीटर दूध का दाम कम से कम 300 टका है. फिर दूध से दही बनेगा तो दही का दाम तो और ज्यादा होगा. फिर उस दही से बनेगा उसका लस्सी, और उसमें वो ड्राई फ्रूट्स डालेगा, पेड़ा डालेगा, जो डालेगा तो 300 टका ग्लास तो हो ही जाएगा. पहले मैं सोचा कि 300 टका बहुत महंगा बोल रहे, फिर पता चला नहीं नहीं ठीक ही बोल रहे हो. वहां पर तो रॉ मटेरियल ही महंगा है, तो फिर लस्सी तो महंगा हो गई. ऐसे कोलकाता में बड़ा बाजार में खाओ, कुल्हड़ वाला लस्सी गजब देता है, मस्त. बड़ा बाजार का 2 चीज ट्राई करना अगर कभी जिंदगी में मौका मिले तो. एक रात के टाइम पे जाने से 8 बजे के बाद, ठीक है, दूध मिलेगा, दूध. ठीक है. कुल्हड़ में. ठीक है. वो शायद भैंस का दूध होता है, बड़ा टेस्टी होता है. उसके ऊपर मलाई देता है ऐसे. नॉर्मली जो कभी दूध नहीं पिया है, या फिर दूध पीना बहुत पसंद नहीं होता है ना बहुत लोगों को, नहीं नहीं मेरे को दूध नहीं पीना है, वो भी दूध से प्यार कर लेगा, गारंटी. ठीक है. कुल्हड़ वाला दूध और बड़ा बाजार वाला कुल्हड़ वाला लस्सी, बड़ा मजा आता है. सर आपको देख रहे बड़ा बाजार में बड़ा प्रेम आ रहा है. ऐसे तो मैं आजकल जानता ही नहीं उतना. ठीक है. एक तो बड़ा बाजार में चला नहीं जाता सर. ठीक है. माथा खराब है, तुम चल ही नहीं पाओगे. हाँ थोड़ा सा इधर होके चलोगे, इधर आगे से रिक्शा आके तुम्हारा गर्दन काट देगा. ठीक है. वो वैन वाला होता है ना, वैन वाला लोग चलने नहीं देता है. तुम थोड़ा सा मुंह घुमा के सोचो कि ये कपड़ा मेरे को मस्त लग रहा है. ठीक है. इधर से देखेगा तुम्हारे ऊपर से कोई चला गया. कोई आके तुमको धक्का मार के गिरा के चला जाएगा. ठीक है सर, समझ में आ रहा है ना. देखो सर, गप्पे मारते मारते पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं गप्पे मार रहे. X agreed to buy horse from Y for ₹5,000 and to pay 100 more if horse proved lucky. अरे वाह. ठीक है. X agreed to buy horse from Y for ₹5,000 and to pay ₹100 more if the horse proved lucky. It was held that the agreement was void because there was no mechanism to determine what luck, bad or good, the horse had brought to the buyer. ठीक है. ये इसके ऊपर केस बना था, गुटिंग वर्सेस लीन. ठीक है. हॉर्स लाकी होगा तो 100 रुपया ज्यादा दे देंगे, ये बताना बहुत मुश्किल है कि भाई किसके लिए भगवान किसको लक बना के रखा है, ये ऊपर वाले को पता है सर, ये नॉर्मल इंसान को पता हो ही नहीं सकता. अच्छा. या फिर जिसको सिद्धि होता है ऊपर वाले के साथ जो बात कर सकता है. X agreed to pay ₹10,000 when he was able to pay. X agreed to pay ₹10,000 when he was able to pay. It was held that the agreement was void for uncertainty. माने मैं तुमको पैसा दे दूंगा जब मैं पैसा देने लायक नहीं हूँ. ये क्या बात है. When I was able to pay. ठीक है. ठीक है. सपोज मानो मेरा कोई स्टूडेंट का मेरे पास पैसा बाकी है, फीस नहीं दिया. ठीक है. तो मेरे को बोलता है आके, ऐसा ठीक है दे देंगे, जब मैं कमाऊंगा तब दे दूंगा.
ठीक है, अभी तो पापा के पैसे से पढ़ रहे हैं, या तो आप लोग अभी क्या हो, पापा का परा या पापा का परी। ठीक है, तो जब हम अपने मेहनत से कमाएंगे तब दे देंगे, कोई बात है। हाँ, when he was able to pay, so it's jokes apart, but समझने की कोशिश करो। तो एक्स agreed to pay 10,000 when he was able to pay, ये कोई बात ही नहीं हुआ। It was held that the agreement was void। पुष्पा वाला वर्सेस LIC ऑफ इंडिया, शायद पुष्पा वाला LIC को बोला था कि जब मैं एबल हो जाऊंगा प्रीमियम भर दूंगा, तो पूरा केस देखना पड़ेगा गूगल करके। ठीक है सर, ये जो केस का नाम वगैरह देता है, अगर आप एग्जाम टाइम में लिखने के टाइम पे लिख पाते हो ना, थोड़ा बहुत भी अगर याद हो पाता है, अच्छा है, अच्छा होता है। स्पेशली सीए फाउंडेशन के एग्जाम में, सीए इंटर, सॉरी सीएमए इंटर एज वेल एज सीएस एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एमसीक्यू में जरूरी नहीं है। एमसीक्यू अगर पूछेगा केस स्टडीज उठा के, तो सपोज आपको बोलना पड़ सकता है कि इस केस में ऐसा हुआ था, अदरवाइज आपको नाम मेंशन करने का जरूरत एमसीक्यू में नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक्स एग्रीज टू एग्री इन फ्यूचर, एक्स एग्रीज टू एग्री इन फ्यूचर, such agreement is void because there is no certainty whether the parties will agree under the future circumstances। मेरे साथ एग्रीमेंट करो कि भविष्य में तुम मेरे को ही शादी करोगे, क्या जरूरी है कि भविष्य में उसका मन किसी और पे आ जाए, तो है ना। तुम बोल रहे हो कि हमको थोड़ा टाइम चाहिए, जिंदगी में कुछ कर लूंगा फिर तुम्हारे साथ प्यार करूँ। ठीक है, तो लड़की भी शर्त रखा है, मानो तेज को, लड़की भी बोला है कि तुम कुछ कर लोगे तो फिर माँ पापा मान जाएंगे। फिर तुम भी उनके साथ एग्रीमेंट कर रहे हो कि वादा करो कि अगर मैं बन जाऊंगा तो तुम मेरे साथ ही शादी करना। 4 साल में उसका मन भी बदल गया, ठीक है, या 5 साल में मन बदल गया। तुम सोचे कि मैं कुछ मैनेज सीएस कर रहा हूँ, कंपनी सेक्रेटरी बन के अच्छा जॉब लेके बैंगलोर बॉम्बे घूम के आ जाऊंगा, उसके बाद शादी करूंगा। 4 साल में इधर वो गायब है, तुमसे बेहतर मिल गया। जोक से पार्ट, चलो बट समझा करो, एक एग्रीज टू एग्री इन फ्यूचर। ठीक है, such agreement is void because there is no certainty whether the parties will agree under the future circumstances। भविष्य का परिस्थिति क्या होगा, सिचुएशंस क्या होगा, कोई नहीं जानता। कल किसने देखा, हाँ, किशोर कुमार का गाना है ना, क्या गाना है किशोर कुमार का, बड़ा फेमस गाना है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, सबको पता है। ठीक है, बस याद रखना, गाने पे याद रख लेना, इसका पॉइंट का मतलब वो गाने में बोल दिया है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। फिर वो उसके बाद एक बहुत सुंदर सा वो म्यूजिक देता है, उर्ली उर्ली ओ, सुना है? हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, ये सब गाना कभी मरेगा नहीं, जब भी सुनता हूँ मजा आ जाता है। किशोर कुमार कभी गाना नहीं सीखा, लेकिन लोगों का दिल पे इतना बसा है ना, जो लोग गाना सीख के गाना मतलब गायक बना था ना, वो लोग जल जल के खत्म हो गए। जैसे बंगाल का एक बड़ा फेमस और गायक थे उसी टाइम का, मान्ना दे बोल के, वो एकदम ट्रेंड सिंगर थे, ही इज ऑल्सो वेरी गुड, माने वंडरफुल सिंगर थे। बट किशोर कुमार का ये जो डेवलपमेंट था ना, उनको पसंद नहीं था, क्योंकि ये डिग्री लेके सिंगर बना है, और किशोर कुमार का के पास कोई डिग्री नहीं। ठीक है, बिना डिग्री का रिक्शा वाले से लेके अरबपति तक सबके दिल में छाया हुआ है। इसके पास इतना डिग्री है, लेकिन इसका गाने का मतलब सबको समझ में नहीं आता। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट गाना गाते, तो पॉपुलरिटी, तो एक दिन एक जगह में इंटरव्यू में बोल रहे हैं, किशोर कुमार को मैं सिंगर ही नहीं मानता, मैंने बेसिकली ना डिग्री नहीं है उसके पास। अरे तुम्हारे मानने से ना मानने से क्या फर्क पड़ता है, इंसान मान लिया तो फिर और क्या चाहिए, पब्लिक के दिलो दिमाग में घुस गया है और गुस्सा रहेगा बस। इसलिए जिंदगी में ऐसा कुछ करो बस दिलो दिमाग में घुस जाओ। सेक्शन 30 में आ जाओ, देखते देखते अनसर्टेनिटीज ऑफ, सारा एग्जाम्पल भी पढ़ लिए और मतलब भी समझ लिए, हर तरह का पॉइंट गप्पे मारते मारते, गाना गाते गाते, केस स्टडीज पढ़ते पढ़ते हो, पता ही नहीं चला सब, पता चला सर आपको क्या पता हमें कितना दर्द होता है बैठे बैठे। चलो ठीक है यार, आप लोगों को बोर करना ही मेरा काम है। वेजरिंग एग्रीमेंट सेक्शन 30, ठीक है, वेजरिंग एग्रीमेंट सेक्शन 30 में बोलता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाँ हाँ, बेटिंग, ठीक है, मीनिंग ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट, an agreement between two persons under which money or money's worth is payable by one person to another on the happening or non-happening of a future uncertain event। हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, माने कुछ हो जाए तो बाजी,
कुछ ना हुआ तो भी बाजी। अगर से फॉर एग्जाम्पल तुम ऐसे बोल रहे हो कि बहुत सारा बाजी हो सकता है दोस्त लोगों में, ठीक है। जैसे मानो कि मैं आपको एक बचपन वाला एक बता रहा हूँ। मानो कि हम लोगों के दोस्त के बीच में ऐसा होता था कि मानो कोई लड़का है किसी लड़की को पसंद करता है, ठीक है। तो पसंद करता है तो किसी दिन मानो बात किया, ठीक है, बहुत हिम्मत जुटा के बात किया, फिर वो लड़की चले जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग लड़का लोग सब ऐसे खड़े हैं, तो फिर हम लोग बोल रहे क्या रहे, क्या लगता है पसंद करेगा तेरे को। तो फिर हम लोग ऐसे एक दूसरे को बोलते हैं कि स्पेशली जो लड़का पसंद करता है उसको, अगर लड़की पीछे मुड़ के देखा, ठीक है, अगर पीछे मुड़ के देखा मतलब मान की तरह सेट है, अगर पीछे नहीं मुड़ा माने गया, ठीक है, ठीक है, तो फिर तेरा उसका मन खराब हो जाता। तो अब इसमें बेट हो जाता था, शर्त लगी लगी शर्त, अगर पीछे मुड़ के देखा तो तेरा, अगर नहीं देखा तो तेरा नहीं। ऐसा वही चलेगा, याद रहेगा, DDL से याद रहे। ठीक है। और डीडीएल में भी ऐसा हुआ था ना, हाँ चलो, ठीक है। ये सब कुछ समझ आ रहा है रे? आप लोग सोच रहे हो कि किससे कहानी बता रहे हो कि पढ़ा रहे हो? सब समझ आ रहा है। यस सर, यस सर। ठीक है, चलो यार, किससे कहानी से अगर पढ़ाई याद आ जाए इससे बड़ा सक्सेस और कुछ नहीं है, स्टूडेंट के लिए भी टीचर के लिए, है ना। मीनिंग ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट सेक्शन 30 में एकदम क्लियरली बोला है कि कुछ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के ऊपर फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स, पता नहीं कि भविष्य में होगा कि नहीं होगा, लेकिन उसकी बेसिस में हम लोग यहाँ पर डील मारते हैं, माने बाजी लगाते हैं। लगी शर्त ऐसे बोलते हैं ना, लगी शर्त, हो जाए 100 का। X promise to pay 1000 to Y if it rained on a particular day. आज बारिश हुआ तो तुम मेरे को 1000 देना, नहीं हुआ तो हम तुमको देंगे। And Y promises to pay 1000 X if it did not. हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच में भी ऐसे होते हैं, है ना। पाकिस्तान जीता तो तुम हमें देना, अगर इंडिया जीता तो मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है। सच एग्रीमेंट इज वेजरिंग एग्रीमेंट और ये वॉइड होता है, ठीक है। ये एग्रीमेंट एकदम एकदम अच्छा चीज नहीं है सर, एकदम वॉइड है। एसेंशियल्स ऑफ एन वेजरिंग, अच्छा पता कैसे चलेगा सर वेजरिंग हो रहा है? इसके लिए भी लॉ ने कुछ पॉइंट्स आपके लिए जुगाड़ करके रखा है। प्रॉमिस टू पे मनी और मनी जोड़, बदले में हमेशा पैसा या पैसा जैसा कुछ होना चाहिए। द वेजरिंग एग्रीमेंट मस्ट कंटेन ए प्रॉमिस टू पे मनी और मनी जोड़, माने पैसा या पैसा जैसा ही कुछ, इक्विवेलेंट टू मनी। सेकंड बोलता है सर अनसर्टेन इवेंट, क्या बोलते हैं सर? Uncertain event. The performance of the promise must depend upon the determination of an uncertain event. An event is said to be uncertain when it is yet to take place or it might have already happened but the parties are not aware of its result. दो चीजें, the performance of an promise must depend upon determination of an uncertain event. माने uncertain event किसको बोलेंगे? जो किसी को नहीं पता क्या होगा, नहीं কি पता। হয়ে গেছে, हाँ की হয়ে গেছে, হুট করে হয়ে গেছে। हाँ হুট করে হয়ে গেছে, বা হুট করে কি হবে জানি না, হুট করে কি হবে জানি না। An event is said to be uncertain when it is yet to take place, মানে এখনো হয়নি, और it might have already happened, maybe हो गया है, but दोनों पार्टी को इसके बारे में पता नहीं। दोनों माने चीजें हो गया है बट पार्टी को पता नहीं है, माने दोनों के लिए अनसर्टेन है। समझ में? से फॉर एग्जांपल कल केकेआर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का मैच था, ठीक है। जो लोग आईपीएल पागल हैं, कल मेरे को थोड़ा छुट्टी मिला था, एक भी मैच इस बार देख नहीं पाया, सोचा था कल थोड़ा देखेंगे। तो 7:30 बजे मैच होना था, इतना बारिश हुआ गुवाहाटी में कि मैच हुआ ही नहीं। लास्ट में 10:55 में जाके कॉल्ड ऑफ किया गया कि मैच और नहीं हो पाएगा। अब मानो ऐसा करते करते कोई सो गया, दो दोस्त के बीच में वेजरिंग हुआ था कि केकेआर जीतेगा कि राजस्थान जीतेगा, ठीक है। दो दोस्त के बीच में बाजी लगा था केकेआर जीतेगा कि राजस्थान जीतेगा। फिर मैच तो हुआ नहीं है, होते होते मानो वो लोग, संडे था कहीं निकल गया, या फिर ऐसा हो सकता है 10:55 बज गया, पता ही नहीं चला, 10:30 बजे नींद आ गया, सो गया। सुबह उठ के देख रहा है कि क्या हुआ है, कि कोई केकेआर पे बाजी लगा था, कोई आरआर पे बाजी लगा था, मैच ही तो नहीं हुआ। इसका मतलब जो होना था वो हो गया है, पर दोनों पार्टी को पता नहीं है। हो सकता है मतलब
किसी को लग सकता है कि सर yet to take place तो समझ में आ गया, but it might have already happened but parties are not aware of itself, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, म्यूचुअल चांसेस ऑफ गेन्स और लॉस, ईच पार्टी मस्ट स्टैंड टू विन और लॉस अपॉन द डिटरमिनेशन ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। अच्छा, कोई ना कोई पार्टी कुछ ना कुछ जीतेगा, कोई ना कोई पार्टी कुछ ना कुछ हारेगा, ठीक है। मैंने सिंपल बात है कि एक पार्टी जीतेगा, एक पार्टी हारेगा। समवन विल लूज, समवन विल विन सम गेम, ठीक है। तुम जीता मैं हारा, मैं जीता तुम हारा। If either of the parties may win but cannot lose or may lose but cannot win, it is not an wagering agreement. जैसे माई 11 सर्कल में मैं देख रहा था, क्योंकि वो भी बेटिंग ऐप है सर, ठीक है, जानते हो ना सर आप लोग, माई 11 सर्कल, ड्रीम 11, ये सब बेटिंग ऐप है सर। वह तो पूरा लीगल चल रहा है, इसको लेके बहुत केस है गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, विराट कोहली के अगेंस्ट में, सचिन तेंदुलकर के अगेंस्ट में, सौरभ गांगुली के अगेंस्ट में। क्यों? क्योंकि ये लोग ये सब ऐप को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। और काफी लोग बोलते क्योंकि ये आदत, और उसमें वो लोग देखा था ना कि ये गेम आदत लग सकता है, नशा हो सकता है, ठीक है, तो कृपया गुणवत्ता को देखते हुए संभाल के खेलिए, ऐसा करके वो लोग एक चेतावनी देता है। मैंने कुछ तो गड़बड़ है भाई, नहीं तो चेतावनी क्यों देता? আমাদের এখানে একজন ড্রিম 11 এ 20,000 লাগিয়েছিল, হেরে গেছে, একটা টাকাও পাইনি। 25,000 টাকা? হ্যাঁ, একটা अब টাকাও बेटिंग পাইনি। कैसे বেটিং मिलेगा? করেছিল। बेटिंग तो ठीक है, जब तुम बेटिंग कर रहे हो तो फिर जाएगा 25,000, मानो आई थिंक वो ज्यादा पार्टी नहीं होगा, 4-5 लोग खेला होगा, उसमें से हाईएस्ट आएगा जो उसको मिलेगा, ठीक है। तो 25,000 वाले भारी रकम है। ऐसे तुम 25 टका में भी खेल सकते हो, 50 टका में भी खेल सकते हो। मैं तो बोलूंगा भाई खेलो, खेलो तो मेगा ही खेलो जाएगा तो 25-50 ही जाएगा, जीतोगे तो 1 करोड़ आएगा ও 25,000 লাগিয়েছিল, ওদের বাড়িতে হেভি ঝামেলা হয়েছে তারপর। हाँ क्या? हाँ, बेटिंग का वो ज्यादा चल रहा है। ज्यादा चलने में। चलो, लेकिन अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि माई 11 सर्कल में एक रिसेंट एक मैं सुन रहा था किसी एडवर्टाइजमेंट में, वो लोग बोल रहे हैं कि 20 रुपीज में अगर तुम कोई मैच खेलते हो, ठीक है, 20 रुपीज में अगर तुम जीतोगे तो तुमको आईफोन मिलेगा। ऐसा कहीं पर मैं ऐड देख रहा था, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो 20 रुपीज तुमको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेजरिंग एग्रीमेंट के ऑपोजिट जा रहा है, क्योंकि तुम कुछ लूज नहीं करोगे, जीत सकते हो पर लूज नहीं करोगे, तो वेजरिंग नहीं है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये सब लेके बहुत केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत कुछ पेंडिंग है, लेकिन क्या है ना, गवर्नमेंट को अर्निंग होता है, ठीक है, और देश का जरूरत है, काफी पैसा आ रहा है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट बोल रहा है चलने दो, चलने दो, बिजनेस की तरह चलने दो। कम से कम ड्रीम 11 के चक्कर में ये जो सड़क में या इसका एक ग्रेटर कॉज के कारण गवर्नमेंट इसको वैलिड करके रखा है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। ड्रीम 11 जब नहीं था, या माई 11 सर्कल, ये सब ऐप जब नहीं था, बेटिंग ऐप जब नहीं था, तो ना नॉर्मल लोग ना एक क्लब के अंदर, किसी दुकान के अंदर ना पूरा ये सब सट्टा का पूरा अड्डा चलता था। हाँ, कैसीनो, कैसीनो भी नहीं, ऐसे मानो कि यहाँ पर मानो मैं टीवी खोल देगा, ठीक है, क्लास की जगह मैं यहाँ पर जुआ का अड्डा खोल दूंगा, तुम लोग आके, हाँ, तुम लोग यहाँ पर बैठेगा, चुपचाप पैसा चांदा देगा, हर बॉल में बेटिंग चलेगा, बॉल की छक्का मारेगा कि नहीं, छक्का मारा, मानो कि तू 500 टका दिया कि अभी नेक्स्ट बॉल में रियान पराग छक्का मारेगा, ठीक है, अगर रियान पराग छक्का मार दिया तो तू मेरे को 500 दे देगा। दूसरे बॉल में तू बैटिंग कर लिया, 500 टका मान के नहीं हुआ तो 500 टका उस किसी और को चला जाएगा, मैंने पर बॉल में बेटिंग करता है। वो बहुत गंदा चीज है, उसमें कितना सारा घर बर्बाद हो सकता है, तुम बिलीव नहीं कर सकते, पूरा बर्बाद हो जाएगा। ड्रीम 11 फिर भी क्या है ना, ये सब ऐप थोड़ा सा कंट्रोलिंग में है, बर्बादी इतना भी नहीं है, यहाँ पर तो बॉल बॉल में बेटिंग करता है। तो गवर्नमेंट बोल रहे कि ये जो बर्बादी है, इस बर्बादी को रोकने के लिए कम से कम ये वाला रखो, इसमें हमें भी ऑर्गेनाइज तरीके से टैक्स भी मिलेगा, ठीक है, और अगर कुछ घोटाला होगा उसका भी पता लगेगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसको इस तरह से कर रहे हैं। तो अनसर्टेन इवेंट, अच्छा, प्रॉमिस टू पे, अच्छा, तो क्या क्या पॉइंट बोल दिया सर वेजरिंग के लिए? प्रॉमिस टू पे मनी और मनी जोर, अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए, म्यूचुअल चांसेस ऑफ गेन और लॉस होना चाहिए, ठीक है,
क्या बोला? इफ आइदर ऑफ द पार्टीज में विन बट कैनॉट लूज और मे लूज बट कैनॉट विन, may lose but cannot win, it is not an wagering agreement. It is not an wagering agreement. अच्छा, neither party to have control over the event. दोनों पार्टी में किसी को भी इवेंट पे कोई कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है? मैंने हिंदुस्तान जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, बारिश होगा, बारिश नहीं होगा, किसी का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। अगर कंट्रोल होता है तो फिर वो वेजरिंग नहीं हो सकता, ठीक है? मैंने मानो एक पार्टी का कंट्रोल है तो फिर वो वेजरिंग नहीं होगा। नो अदर इंटरेस्ट इन द इवेंट, पैसा छोड़ के और कोई इंटरेस्ट नहीं है इवेंट पे। इंटरेस्ट इन द सेंस, से फॉर एग्जांपल राजस्थान रॉयल्स या केकेआर के मानो आप खुद ओनर हो या फिर आप केकेआर का स्टेक होल्डर शेयर होल्डर्स हो, ठीक है? केकेआर जीतने से आपको फायदा है, आप उसी बेसिस पे किसी के साथ डील कर रहे हो, ठीक है? तो आपका इंटरेस्ट है ना केकेआर में, बिकॉज यू आर स्टेक होल्डर्स ऑफ केकेआर, ठीक है? तो अगर कोई पार्टी किसी बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है, इंटरेस्टेड है, उसका कुछ ना कुछ वो खेलता है, मेंबर है, समथिंग, कुछ तो कनेक्शन है, अगर किसी भी पार्टी का कुछ भी किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ है तो वो भी प्रॉपर वेजरिंग नहीं है, ठीक है? वो भी वेजरिंग में नहीं आएगा, ठीक है? नाइदर पार्टी शुड हैव इंटरेस्ट इन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट अदर देन सम और स्टेक ही विल विन और, मैंने बेसिकली जो पैसा वो लगाया वो पैसा विन लूज को छोड़ के बाकी और इवेंट पे कोई लेना देना नहीं है। इतना सारा कैरेक्टर फुलफिल होने से हम बोलेंगे कि वेजरिंग है, अदरवाइज। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दिया है। एन एग्रीमेंट टू सेटल द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस ऑफ सर्टेन गुड्स और शेयर्स ऑन ए पर्टिकुलर डे, ठीक है? ये सब वेजरिंग होता है कि किसी दिन में शेयर का दाम क्या चलेगा, मार्केट में क्या दाम पे प्रोडक्ट बिकेगा, बहुत सारा चीज होता है। ए लॉटरी दैट इज ए गेम ऑफ चांस बट पार्टीज रनिंग ए गवर्नमेंट अप्रूव्ड लॉटरी कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड। अगर गवर्नमेंट अप्रूव्ड लॉटरी चलाते हो तो वो प्रोसिक्यूटेड नहीं है, मैंने उसमें कोई दोष नहीं है, कोई केस नहीं बनेगा। ड्रीम 11 माई 11 सर्कल प्रोसिक्यूशन में नहीं आएगा क्योंकि गवर्नमेंट अप्रूवल लेके चल रहा है। एन एग्रीमेंट टू बाई ए लॉटरी टिकट, ये वेजरिंग है, मैंने बेसिकली लॉटरी टिकट बाई करना एक वेजरिंग है, होगा कि नहीं होगा पता नहीं। क्रॉसवर्ड पजल इन विच प्राइजेस डिपेंड अपॉन कोरेस्पोंडेंस ऑफ द कॉम्पिटिटर सॉल्यूशंस विद ए प्रीवियसली prepared solution kept with editor of newspaper is a lottery and hence a wagering transactions। ये जो न्यूज़पेपर में क्रॉसवर्ड पजल होता है ना, बांग्लाते बोला है शब्द तरंग या शब्द छक, जानते हो? শব্দ শব্দ हाँ, शब्द तरंग अलग अलग जगह में बोलता है। बेसिकली क्रॉस वर्ड पजल इन इंग्लिश, ठीक है? इंग्लिश न्यूज़पेपर में ऐसे आते हैं, बंगाली न्यूज़पेपर में भी आता है सर, ठीक है? तो मैं बचपन में ज्यादा बंगाली न्यूज़पेपर में ही करता था, शब्द छक या शब्द जब्द काइंड ऑफ। मैंने बेसिकली ऐसा एक पूरा चार्ट रहता है, इधर इधर से कुछ शब्द दे देता है, बीच में कुछ फाका रखता है, ठीक है? फिर इधर कुछ देता है, आपको बोलता है कि बीच में क्या हो सकता है। लेकिन आप जो सब चूज करते हो, पॉइंट बी नोटेड, which word is chosen by you is not same which is already solved। और जो जिसने भी ये पजल को बनाया वो क्या सब चूज किया है इसके बारे में आपको क्या पता? वो बेसिकली जो ऑलरेडी उसने गिवन कर दिया न्यूज़पेपर एजेंसी को, न्यूज़पेपर एजेंसी उसी के हिसाब से ही विनर को बोलेगा कि ये विनर है, ठीक है? तो क्रॉसवर्ड पजल भले ही बुद्धि का गेम हो बट ये भी एक तरह का वेजरिंग है क्योंकि इसका क्या शब्द होगा किसी को नहीं पता। हो सकता है कि जैसे क और बीच में 2 गैप दिया और फिर मैंने क दे दिया, अब इसमें मानो बीच में कुछ 2 शब्द होएगा, ठीक है? अब इसमें क्या 2 शब्द होएगा, ये मैंने जो दिया जरूरी नहीं कि प्रिपेयर्ड जिसने किया है वो भी सेम 2 शब्द दिया है, लेकिन उसका भी कुछ मतलब है। अब दुनिया में कितना शब्द है, समझ में आ रहा है? इसके ऊपर केस हुआ था, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडी चमर बौगला, ठीक है? आरएमडी चमर बौगला, इनके बीच में केस हुआ था, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडी चमर बौगवाला, चमर बौगवाला, ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है? टाइटल है लोगों का, पता नहीं सर क्या गलत बोल दिया बट चमर बौगवाला ही लग रहा है, ठीक है? हाँ हाँ होता है सर, बहुत सारे जगह में अलग अलग टाइटल होता है, समझ में आया सर? तो ये हो जाएगा वेजरिंग ट्रांजैक्शन। बट ए क्रॉसवर्ड पजल इज जनरली गेम ऑफ स्किल एंड इंटेलिजेंस एंड हेंस नॉट अ वेजर। क्रॉसवर्ड पजल इज जनरली अ गेम ऑफ स्किल एंड इंटेलिजेंस एंड हेंस नॉट अ वेजर। बट जब क्रॉसवर्ड पजल को गेम की तरह, प्राइज की तरह देखा जा रहा है, इन विच प्राइज डिपेंड्स अपॉन कोरेस्पोंडेंस ऑफ द कॉम्पिटिटर सॉल्यूशन,
अगर उसमें प्राइस या सॉल्यूशंस के ऊपर तुमको कुछ प्राइस मिलने वाला है तो वो वेजरिंग हो जाता है। समझ में आया सर बात? देखो सर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जिसमें तुम कुछ जीत सकते हो वो वेजरिंग है, बट नॉर्मल क्रॉसवर्ड पजल वेजरिंग नहीं है। तो इस दोनों चीज के डिफरेंस को समझना बहुत बारीक पॉइंट है, देयर इज अ वेरी थीन लाइन। सबको बात समझ में आया रे? हेलो, बात समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है सर। अच्छा, एग्जांपल ऑफ ट्रांजैक्शन व्हिच आर नॉट हेल्ड वेजर, ठीक है, जैसे प्राइस कंपटीशन व्हिच आर गेम ऑफ स्किल, फॉर एग्जांपल पिक्चर्स, पजल्स, athletic competitions, for example an agreement to enter into a wrestling event in which winner was to be rewarded by an entire sale proceeds of tickets was held, not be a wagering contract। जितना सेल होगा उसके ऊपर विनर को प्राइज दिया जाएगा, ठीक है, ये वेजरिंग नहीं है। बाबा साहेब वर्सेस राजा राम का केस है। According to Prize Competition Act 1955, prize competition is a game of skill and not wagers, provided the prize money does not exceed 1,000. An agreement to contribute to a plate or prize of the value of above 500 to be awarded in the winner of a horse race, Section 30, wager नहीं है। Contract of insurance, इंश्योरेंस में भी तो इंश्योरेंस का क्या प्रॉब्लम है? इंश्योरेंस में तो मरेगा तो ये भी तो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है, मरेगा तो पैसा मिलेगा, नहीं मरेगा तो नहीं। मानो कोई मर ही नहीं रहा है तो उसको पैसा नहीं मिलेगा ना, अनसर्टेन हो जाता है ना वो भी। लेकिन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस भी वेजरिंग नहीं है। समझ में आया? किसी के मरने पे किसी पार्टी का हाथ है क्या सर? जो प्रीमियम भर रहा है उसको पता है वो कब मरेगा, और जिसकी जो कंपनी उसका इंश्योरेंस कर रहा है उसको पता है वो मैंने ये कब मरेगा। तो दोनों पार्टी का हाथ नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक्सेप्शनल हो गया ना। अच्छा, अगर कोई वेजरिंग एग्रीमेंट करता है उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है? द इफेक्ट ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट, एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड इन इंडिया। Agreement by way of wager have been declared illegal in the state of Maharashtra and Gujarat। ठीक है, एकदम क्लियरली। No suit can be filed to recover the amount. No suit can be filed to recover the amount on any wager. Transaction which are collateral of wagering agreement are not void in India except in the states of Maharashtra and Gujarat। Transactions which are collateral to wagering agreement, माने wagering agreement के लिए अगर कुछ transactions हुआ है, वेजरिंग वॉइड है, तो उसके रिलेटेड अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है, हो सकता है ट्रांजैक्शन वॉइड नहीं होना चाहिए था, तो गुजरात और महाराष्ट्र में वॉइड है, बट बाकी स्टेट्स में इसको वैलिड रखा गया है। ये ट्रांजैक्शन व्हिच आर कोलैटरल टू वेजरिंग एग्रीमेंट आर इलीगल इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। ए क्रिकेट मैच इज टू बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। X agrees to pay 1 lakh to Y if India wins the match and agrees to deposit the money with Z, a third person, to confidence for this purpose। ठीक है, X borrows 1 lakh from W। ठीक है, X borrows 1 lakh from W। The implication of this case are summarized। देखो केस समझो, क्रिकेट मैच किसके साथ किसका होने वाला है? इंडिया के साथ पाकिस्तान का। X agrees to pay 1 lakh to Y if India wins the match and agrees to deposit the money with Z, a third person, of confidence for this purpose। X borrows 1 lakh from W और इसके लिए X ने W से borrow किया। इसका क्या implication हो सकता है? The agreement between X and Y is a wagering agreement because वो इंडिया पाकिस्तान के मैच के ऊपर कर रहा है। Because the performance of an agreement depends upon the happening or non-happening of a future uncertain event। इंडिया जीतेगा कि पाकिस्तान जीतेगा किसी को नहीं पता, बिकॉज ये एक मैच है, स्पोर्ट्स है, एंड स्पोर्ट्स इज लास्ट बॉल तक अनसर्टेन चलता है। ठीक है, इसलिए मूवी से ज्यादा लोग क्रिकेट मैंने गेम पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पता चल जाता, नहीं चल पाता कि आगे क्या होगा। पब्लिक का एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वालिटी क्या है कि हमें ना अनसर्टेन चीजों पे ज्यादा मजा आता है, सर्टेन चीजों पे नहीं। अगर हमें पता चलेगा, जैसे मूवीज में, मूवीज ओके कि ठीक है कुछ नहीं तो देख लेते हैं, बट मूवी में फिर भी एक पता चल जाता है ना कि आगे क्या होने हो सकता है। तो जो हो सकता है ना उसमें लोगों को उतना मजा नहीं, बट आगे क्या होगा, जैसे सस्पेंस मूवीज, ठीक है, उसमें आगे क्या होगा अगर तुम्हें सस्पेंस पे रखता है ना, उसमें तुमको ज्यादा मजा आता है। ठीक है, जैसे क्रिकेट या फुटबॉल मैच, लास्ट बॉल तक, लास्ट मिनट तक उसमें सस्पेंस रहता है ना। इस ठीक है, समझ में आ रहा है? ये बहुत मजेदार चीज है। द एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज एन वेजरिंग एग्रीमेंट बिकॉज द परफॉर्मेंस। जैसे आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को क्यों कम मजा आता है? क्योंकि आपको पता है कि आप लोग क्या पढ़ रहे हो, पढ़ के क्या होगा। ठीक है,
इसलिए कम मजा आता है। चलो ठीक है, समझ में आ गया सर। अच्छा, तो ये वाला क्या हो गया, ये वॉइड हो जाएगा क्योंकि ये एग्रीमेंट वेजरिंग है। इफ इंडिया विंस द मैच, Y winner cannot recover the amount, but X, a loser, can recover if the amount has not been paid to Y. Thus, a winner cannot recover the amount, but a loser can if the amount has not been paid to the winner. अगर अमाउंट पे नहीं हुआ तो मिल सकता है, अगर अमाउंट पे नहीं हुआ तो मिल सकता है, क्योंकि वो देना जरूरी नहीं है, वो देना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये वेजरिंग है, वॉइड है, तो वॉइड में तुम क्यों पे करोगे, इसलिए वो रिकवर हो सकता है। समझ में आया? If India wins the match, Z, a stakeholder, pays the money to Y, a winner. X, a loser, cannot recover it from Z. Bridger versus Savage. ये केस हुआ था। If India wins the match, Z जो कि स्टेक होल्डर है, pays the money to Y, उसने Y को पे कर दिया। Y कौन है? विनर है। X, a loser, cannot recover it from Z. ये Z से वो रिकवर नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि void है, किया की मांग। The agreement between X and W, which is collateral to the wagering agreement. So X के साथ W का क्या है? ये तो लोन का केस है। X और Y में तो वेजरिंग का केस है। हाँ, क्या पूछ रहे हैं सर? नहीं, Z Y से कर सकता है। पहले वाला केस में क्या बोला था? इफ इंडिया विंस द मैच, विनर कौन हो जाएगा? Y, है ना? X को देना था, X बेसिकली लूजर होगा, लेकिन अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो पैसे रिकवर हो सकता है। कहाँ से? जेड के पास, जिसके पास पैसा जमा हुआ है, तो वो रिकवर हो जाएगा। भाई पेमेंट मेरे को नहीं देना है, और अगर तुम नहीं भी देते हो तो चलेगा, बिकॉज ये देना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि देना ही तो एक्चुअली एक तरह का इलीगल हो जाता है। बट अगर इंडिया जीतता है द मैच, इफ इंडिया विंस द मैच एंड जेड पेज टू द मनी टू वाई, जेड अगर पैसा वाई को दे देता है, ठीक है, अगर जेड मैंने बेसिकली यहाँ पर तो पेमेंट कर दिया, तो अगर जेड अगर वाई को पे कर दिया तो एक्स यहाँ पर रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने ये काम क्यों किया। ऐसे तो ये इलीगल काम है, दोनों को पकड़ के लेके जाएगा, ठीक है, लेकिन ये रिकवर नहीं हो पाएगा। जेड अगर वाई को पे कर देता है ना, जेड बेसिकली कौन है यहाँ पर? एक थर्ड पर्सन का काम कर रहा है कॉन्फिडेंस के लिए, वो बेसिकली वाई को पे कर दिया, और वाई को अगर पे कर दिया तो फिर बाद में एक्स और वहां से रिकवर नहीं कर सकता। If India wins the match and Z, a stakeholder, pays to the money to Y, and X, a loser, cannot recover it from Z. और Z से रिकवर नहीं कर पाए, Z से रिकवर नहीं कर पाए, क्योंकि Z को तो उसी पर्पस में रखा गया था। अभी आगे बहुत बड़ा खेल बन रहा है, ये ब्रिजर वर्सेस सैवेज के बीच में हुआ था। The agreement between X and W, which is collateral to the wagering. अच्छा, ये 1 लाख का जो लोन का काम है, अच्छा किसी को लोन देना कोई इलीगल काम है क्या? इलीगल नहीं है, तो अगर लोन देना या लोन लेना इलीगल नहीं है तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन क्योंकि ये लोन देना लेना किस लिए चल रहा है? वेजरिंग करने के लिए हो रहा है, तो इसको बोलते हैं कोलेटरल टू वेजरिंग एग्रीमेंट, ठीक है। इज वैलिड इन इंडिया एक्सेप्ट इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। माने बेसिकली वेजरिंग करना इंडिया में इनवैलिड है, माने इलीगल है, लेकिन वेजरिंग करने के लिए लोन लेना नॉर्मली इलीगल काम नहीं है, माने बेसिकली लोन लेना इलीगल नहीं। तो लॉ कहता है कि नॉर्मली इंडिया में लोन लेना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोलेटरल टू वेजरिंग इज वैलिड। लेकिन महाराष्ट्र एंड गुजरात बोलते हैं कि नहीं, अगर तुम लोन लेके भी वेजरिंग करते हो हम इसको इनवैलिड मानेंगे। बात समझ में आ रहा है सर? ऐसे मैं तो महाराष्ट्र गुजरात को सही मानता हूँ, सही किया, एकदम सही किया, उसको इनवैलिड ही मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम चोरी करने के लिए कुछ किसी के साथ कुछ डील करते हो, उस डील में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस डील के पीछे का मेन मकसद क्या है? चोरी करना ना। तो जिसका ऑब्जेक्टिव ही गलत है, उसके साथ जुड़ा हुआ हर चीज को गलत ही मानना पड़ेगा। आई एम फुल्ली एग्री विद, हाँ, वॉइड हैव एन इश्यू, बेसिकली यही होना चाहिए, बट यहाँ पर बाकी जगह में वैलिड मानता है। The W can recover the money from X in the agreement between X and Y is entered into in India except in the states of Maharashtra and Gujarat. But W cannot recover the money from X if the agreement between X and Y is entered into the states of Maharashtra and Gujarat. अगर ये महाराष्ट्र गुजरात में होगा तो W को पैसा वापस नहीं मिलेगा,
बट अगर बाकी स्टेट में है तो एक W को 1 से पैसा वापस मिल जाए। मैंने बेसिकली बाकी स्टेट क्या मान रहे हैं कि भाई वो मेरे से लोन लिया, मैं उसको दे दिया, ठीक है। सो यहाँ पर बाकी स्टेट का स्टैंड पॉइंट और महाराष्ट्र गुजरात का स्टैंड पॉइंट। बाकी स्टेट बोल रहे कि लोन मांगा, हम लोन देने का काम करते हैं, हम लोन दिया, पैसा लेके बंदा क्या करेगा वो हमें क्या पता, पॉइंट बी नोटेड सर। लेकिन महाराष्ट्र गुजरात बोलता है नहीं, तुम पैसा जो दे रहे हो ना, वो पैसा क्या काम पे लगा रहे तुमको पता होना चाहिए। डिफरेंस समझ में आ रहा है सर? ये है वेजरिंग एग्रीमेंट। अच्छा, वेजरिंग के साथ इंश्योरेंस का क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है सर। इंश्योरेंस करने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, इंश्योरेंस तो हम लोग करते हैं, और इंश्योरेंस भी कोई माने लैक ऑफ वैलिडिटी का कोई मैटर नहीं है, वॉइड का कोई मैटर नहीं है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, एक्चुअल अमाउंट पेबल, बेनिफिशियल अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, गैम्बल एटसेट्रा पॉइंट आता है। जैसे क्या, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, पर्सन हैविंग एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट कैन इंश्योर हिज लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, मैंने आप प्रीमियम भरते हो किसी चीज में, ठीक है, तो अगर आप प्रीमियम भरते हो तो आप प्रॉपर्टी के लिए, लाइफ के लिए आराम से उसमें आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि आपके लाइफ में आपका इंटरेस्ट है, आपकी प्रॉपर्टी में आपका इंटरेस्ट है। अगर मेरा कुछ हो गया, अगर मेरे गाड़ी का कुछ हो गया, अगर मेरे घर का कुछ हो गया, पार्टीज टू ए वेजरिंग एग्रीमेंट डिड नॉट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अगर हम किसी के साथ कुछ एग्रीमेंट कर रहे हैं, बारिश होगा, इंडिया पाकिस्तान जीतेगा, उसमें किसी का कुछ इंटरेस्ट है क्या? लेकिन इंश्योरेंस में इंटरेस्ट है। वेजरिंग एग्रीमेंट क्या बोलता है? कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन इंश्योरेंस क्या बोल रहे हैं? इंटरेस्ट इज देयर। In case of contracts of insurance, except life insurance, the actual amount payable need not necessarily be the full amount for which the property is insured. लाइफ इंश्योरेंस के केस में जितना शाम एश्योर्ड होता है, शाम एश्योर्ड बने सपोज 10 करोड़ का लाइफ कवर है और तुमने उसी के हिसाब से प्रीमियम भरता गया, तुम्हारा डेथ हुआ, तुम्हारे फैमिली को 10 करोड़ में पूरा 10 करोड़ ही मिलेगा। लेकिन मानो तुमने कार का इंश्योरेंस करवा के रखा, तुमने कार का इंश्योरेंस करवा के रखा, 10 लाख का इंश्योरेंस है, ठीक है, तुमने प्रीमियम भरता गया कार के लिए, प्रीमियम भरता गया, कार एक्सीडेंट हुआ, लेकिन तुम 10 लाख का डैमेज क्लेम करते हो, क्या तुमको 10 लाख में 10 लाख मिलेगा? डिपेंड करता है डैमेज कितना होता है उस पर। अगर डैमेज हुआ है 50%, तो इंश्योरेंस कंपनी तुमको 50% देगा, 5 लाख रिकवर हो पाएगा, बाकी नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो दीज आर दी काइंड ऑफ थिंग्स जो नॉन लाइफ के केस में होता है, और लाइफ के केस में तो पूरा रिकवरी हो जाता है। In case of wagering agreement, the actual amount payable is usually fixed. Beneficial against public policy. These are regarded as the beneficial to the public policy. Yes, sir. जिसका इंश्योरेंस रहता है उसके जाने के बाद उसका फैमिली बच जाता है, इसीलिए लोग इंश्योरेंस करवाते हैं। These are considered to be against public policy. क्योंकि वेजरिंग एग्रीमेंट में, जैसे कि अभी अंकिता ने एग्जांपल दिया कि 25,000 लगाया और उनके फैमिली में बहुत झमेला हो गया, पूरा डूब गया उसका, ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है, क्योंकि लोगों का बहुत मेहनत का रोजगार होता है जो डूब जाते हैं, फैमिली रास्ते पे आ जाता है, घर पे बाल बच्चा है सर, उनको खाने का दूध नहीं, बाप जा रहा है जुआ खेलने। समझ में आ रहा है सर? बाप लोगों का इतना गंदा आदत होता है कि एक तरफ एक हाथ में दारू का बॉटल, दूसरे हाथ में जुआ का अट्टा। अरे चल क्या रहा है ये सर? घर में बीवी है, बच्चा है, पूरा माथा खराब। समझ में आ रहा है सर? इसलिए अगेंस्ट टू पब्लिक पॉलिसी। गैम्बल, such agreement do not tantamount to gambling as these involve the element of investment and protections. इसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी है और इसमें आपको प्रोटेक्शन भी है, तो जहां पर इन्वेस्टमेंट भी है, प्रोटेक्शन भी, वो गैम्बल नहीं हो सकता। बट वेजरिंग एग्रीमेंट का क्या है? बीइंग चांस ओरिएंटेड, दीज आर क्लोजर टू गैम्बलिंग। क्योंकि ये चांस ओरिएंटेड है ना, क्योंकि ये चांस ओरिएंटेड है ना, हो भी सकता है ना भी हो सकता है, तो चांस ओरिएंटेड माने बेसिकली वो गैम्बल के एकदम नजदीक चला गया। चल जाओ, पकड़ के तो रख नहीं सकता, ठीक है। मेरा भी आज जल्दी हो जाएगा, 10 मिनट रुक जा, छोड़ देंगे, ठीक है। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन, speculative transaction is one in which mutual intention of parties is to settle the transaction either by actual delivery of goods or by payment of difference in price settlement date. Speculative transaction is generally valid if, however, the mutual intention is only to settle the transaction by payment of differences in price on settlement date. The transaction would be wagering agreement, which would be void. देखो, speculations
वैलिड माना जाता है। मैंने स्पेकुलेशन जैसे शेयर मार्केट में चलता है, शेयर मार्केट एक तरह का स्पेकुलेशन है कि नहीं? आपको पता है कि शेयर का दाम एग्जैक्टली कहाँ जाएगा। आज एक कंपनी का शेयर 100 में चल रहा है, आपको लग रहा है ये 150 में जाएगा, भाई आपको लग रहा है 150 की जगह 160 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, इवन 100 की जगह 50 में भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन है तो स्पेकुलेशन, लेकिन वैलिड है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में खेल खेलता है, ट्रेडिंग करता है, प्रीमियम पे पैसा लगाते हैं, 5 का प्रीमियम 500 में खत्म होता है, लेकिन तुमको क्या पता कि 5 का प्रीमियम 500 में जाएगा, 5 का प्रीमियम 50 में भी जा सकता है, 5 का प्रीमियम 0 भी हो सकता है, जिसको हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग बोलते हैं। सिखाते हैं सर, सुबह सुबह सबको पागल करते हैं, मैं भी पागल होता हूँ मंडे टू फ्राइडे, और लोगों को भी मैं पागल करता हूँ, लेकिन देयर इज लॉट्स ऑफ टेक्निक, ठीक है, जुआ नहीं है, इट्स नॉट अ जुआ, जुआ माने तो गैम्बल हो गया, ठीक है। स्पेकुलेशंस माने अगर उसमें जुआ का माने अगर कोई स्पेकुलेशंस को जुआ बना देता है वो अलग बात है। ज्यादातर केस में जो स्टॉक मार्केट में लूट या गुल होता है ना, वो स्पेकुलेशंस करने की जगह, मैंने स्पेकुलेशन माने क्या, आपको पता नहीं कहाँ होगा बट आप उसको पता कर सकते हो। एग्जाम्पल के रूप में एक क्रिकेट मैच देखते देखते या एक क्रिकेट मैच जब तक खत्म नहीं होता तब तक पता नहीं चलता कौन जीतेगा, लेकिन जो मैच समझते हैं वो थोड़ा बहुत तो आइडिया कर ही लेगा भाई कौन जीत सकता है, टीम के परफॉर्मेंस पे, है ना, बॉलर के बॉलिंग पे, बैटर के बैटिंग पे, है ना। तो सिमिलरली जो स्टॉक एनालिसिस करना जानता है वो कहीं ना कहीं उसको एनालिसिस कर सकता है। तो एनालिसिस करके स्पेकुलेशन करना अलग चीज हुआ, और बिना एनालिसिस का सिर्फ पैसा किसी के मुंह से सुना कि स्टॉक मार्केट में पैसा डबल होता है, ना इधर देखा ना उधर देखा और डबल करने आ गया, वो बेसिकली स्पेकुलेशन एनालिसिस सब कुछ छोड़ छाड़ के वो गैम्बल कर रहा है। और फिर ना तो कुछ खुद समझा, पूरा स्टॉक मार्केट पे इकोनॉमी टिका हुआ है और आप इधर जुआ खेलने आ गए। मैंने बहुत लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है, जुआ है। अरे भाई स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है, तुम उसको जुआ बनाओगे तो बन जाएगा, तुम जुआ बना के खेलोगे तो जुआ बनेगा ना। कंपैरिजन बिटवीन वेजरिंग एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट, क्या सिमिलरिटी है? बोथ वेजरिंग एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड इन इंडिया, दोनों ही इंडिया में वॉइड है, वेजरिंग भी इलीगल। डिस्टिंक्शन क्या है, दोनों में फर्क क्या है? ट्रांजैक्शंस व्हिच आर कोलैटरल टू वेजरिंग एग्रीमेंट आर नॉट वॉइड इन इंडिया, जैसे कि अभी आपको बोला कोलैटरल टू वेजरिंग, महाराष्ट्र गुजरात छोड़ के मैंने बोला ना अभी, ठीक है। एंड बट ट्रांजैक्शंस व्हिच आर कोलैटरल टू इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, इलीगल के साथ जुड़ा हुआ हर चीज टोटली वॉइड है, और वेजरिंग के साथ जुड़ा हुआ नॉर्मली वॉइड नहीं है, एक्सेप्ट गुजरात एंड महाराष्ट्र, एक्सेप्ट गुजरात एंड, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट्स पे पहले भी बात कर चुका हूं, व्हाट इज द नेचर ऑफ एग्रीमेंट, कंटिंजेंट और इम्पॉसिबल इवेंट्स। हाँ, कंटिंजेंट और इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होता है? मैंने बेसिकली कंटिंजेंट का मतलब होता है जो फ्यूचर पे डिपेंड करता है। सेक्शन 36 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कंटिंजेंट एग्रीमेंट के बारे में बात करता है। To do or not to do anything, if an impossible event happens, are void whether the impossibility of the event is known or not not to the parties to the agreement at the time when it is made. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, A agrees to pay 1000 if B marries C, a Hindu who is already married to D. देखो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा है, there is a concept. A agrees to pay 1000 if B marries C, जो कि एक हिंदू है, who is already married D, जो ऑलरेडी डी को मैरी करके रखा है, वो कैसे सी को मैरी कर सकता है? क्योंकि एज पर हिंदू सिस्टम आप एक बीवी रहते रहते दूसरा बीवी नहीं लेके आ सकते। सर इसका मतलब दूसरा सिस्टम में होता है क्या? हाँ, दूसरे सिस्टम में होता है, इसलिए यहाँ पर हिंदू वर्ड को मेंशन किया है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी सिंपल, एग्रीमेंट इज वॉइड सिंस हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, एक बीवी रहते रहते दूसरा बीवी नहीं लेके आ सकते। पॉलीगमी इज नॉट अलाउड इन हिंदू सिस्टम, ठीक है। कर सकते हो तो फिर पहले बीवी को डिवोर्स देना पड़ेगा, डिवोर्स देके दूसरा शादी कर सकते हो, या फिर इलीगल एक्सटर्नल अफेयर्स, जो कि और भयंकर चीज है, फिर मारपीट। এখন এ করে দিয়েছে ল, এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার্স কে কি করে দিয়েছে? মানে ওইটাকে হচ্ছে বলেছে যে ওইটা কোনো হচ্ছে দোষের না, ওইটা ভালো। ল বলেছে এক্সট্রা ম্যারিটাল হ্যাঁ অ্যাফেয়ার্স ভালো বলেছে? কোথায় বলেছে? এভাবে হ্যাঁ পাঠাবি? কোথায় আরে দেখেছিস হ্যাঁ, তুই আমাকে? হ্যাঁ হ্যাঁ এটা তো বললে হবে না, তুই আমাকে পাঠাবি কোথায় বলেছে কি এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার্স ভালো। মানে এইটার জন্য আর কেউ তো ডিভোর্স দিতে পারবে না,
स्पाउस के। हाँ, मैंने बेसिकली प्रूव करना पॉसिबल नहीं है ना, इसीलिए बोल रहा है। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर रहा है तो प्रूव कैसे करेगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर रहे हैं। डिवोर्स देने का बहुत सारा उपाय है, ठीक है। डिवोर्स देने के लिए बेसिकली हम दोनों पे बन नहीं रहा है तो डिवोर्स कर देंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ওটা তো মিউচুয়াল হলো, বাট ওই এক্সট্রা ম্যারিটালের জন্য সেই হচ্ছে আগে ডিভোর্স চাইতো না, হ্যাঁ, সেইটা সেটা তো এখনো সেটা সেটা করছে না। আমি বুঝেছি, আমি তো কথাটা আমি বুঝে গেছি। তো ওটাকে ভালো বলছে না, মানে বেসিক্যালি ওটাকে রিজন মানছে, তো ভালো কি করে বলছে? चलो ठीक है, चलो ये सब बात छोड़ो। अच्छा, व्हाट इज द नेचर ऑफ एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज वॉइड। ये पहले भी आपको मैं बोला था, ठीक है। ठीक है, तू जा, खटपटा रहा है, जा। मैं भी छोड़ दूंगा सर, हो गया। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एक बात बस सुन के चल जाओ, जा जा तू जा। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31 में बोला, क्योंकि इस चैप्टर का मेन 2 पॉइंट था, एक कॉन्टिंजेंट और एक वॉइड। तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? Contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. Insurance contract provides the best example of contingent contract. जब भी तुमको contingent contract पूछे तो तुम समझ जाना कि insurance contract के बारे में पूछ रहा है। A contract to pay B 10,000 if B's house is burnt. This is a contingent contract. ये बोल रहे कि हम तुमको 10,000 देंगे अगर तुम्हारा घर जल जाए तो घर जलना एक अनसर्टेन इवेंट है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बट अगर होगा तो मिलेगा। दिस इज एन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिंजेंसी का मतलब होता है जो कि एक फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि फ्यूचर में होने से मिलेगा, नहीं तो नहीं। इंश्योरेंस मरने से मिलेगा, नहीं तो नहीं। ऐसे मरेगा तो तय है, ठीक है। एक्सीडेंट होने से गाड़ी का पैसा मिलेगा, अगर गाड़ी एक्सीडेंट ही नहीं किया, किसी किसी केस में किसी किसी का होता है, कभी एक्सीडेंट नहीं करता, तो कैसे मिलेगा पैसा? प्रीमियम का जो भी देगा गया, और क्या गए भैंस पानी में। इसलिए आजकल बहुत सारे लोग इंश्योरेंस एंड सेविंग्स का एक मिक्स अप करते हैं कि इंश्योरेंस भी हो जाए और सेविंग्स भी हो जाए। ये प्रॉमिस टू पे भी 1 crore इफ ए सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न विद इन अ ईयर। अगर एक जहाज 1 साल के अंदर नहीं आता है तो मैं तुम्हें इतना पैसा पे करूंगा। तो ये सभी बातें अनसर्टेन है। तो अनसर्टेन इवेंट्स माने कॉन्टिंजेंसी माने फ्यूचर में होगा या नहीं होगा, इस पे डिपेंड करके जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसे हम लोग कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, सेक्शन 31, ठीक है। आगे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिया है, प्लीज एक बार आप लोग गो थ्रू करिएगा। अगर कुछ भी डाउट होगा मुझे पूछिएगा। क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर बहुत सारा दिया हुआ है, जितना मर्जी प्रैक्टिस करो और एग्जाम के लिए बेस्ट बनो और चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट बनने के लिए बेहतर बनो। नेक्स्ट क्लास में दूसरे टॉपिक पे बात करूंगा, इच्छा है परफॉर्मेंस पे और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बात करेंगे। फिर कॉन्ट्रैक्ट एक बार मेरा खत्म हो जाएगा, फिर मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूंगा। थैंक यू सर, गुड नाइट। समझ में आया बाय सबको? सर, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट। यस सर। हाँ सर, ठीक है सर, टाटा बाय, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट सर। यस सर, गुड नाइट ओके सर। सर, गुड नाइट सर। सर हाँ अभिजीत, বলছি যে কোম্পানির